जैसे सिंपल प्रॉम्प्ट हो गया, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग और फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। तो इस तरह से हमने ये रोल प्रॉम्प्टिंग, सिस्टम प्रॉम्प्टिंग, ये सारी हमने पढ़ी थी। आज के उसमें हम क्या चीज़ कवर करेंगे, अभी तक हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, लेकिन आज हम जो है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो मिस हिफ्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। मिस हिफ्ज़ा, आप यहाँ पे इस क्लास में तो पहली दफ़ा आई हैं ना स्टेज पे, तो अपना पहले इंट्रोडक्शन करा दें, क्योंकि यहाँ कुछ नए स्टूडेंट्स भी होंगे। अपना इंट्रोडक्शन कराने के बाद जो है फिर हम लोग कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग करेंगे। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग करने के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक होगा वो हमारा ये 6 स्टेप प्रॉम्प्टिंग होगा, जिसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है, लेकिन 6 ऐसी टिप्स जिसको यूज़ करते हुए आप बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट एआई से काम करवा सकते हैं, बहुत अच्छी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो 6 वो कौन से पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके हवाले से भी और वैसे भी। और लास्ट वाला इसमें जो पॉइंट है वो तो ऐसा है कि उस पर टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको एक्यूरेट रिजल्ट आके देगा। तो ये 6 स्टेप्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के बारे में देखते हैं। अच्छा, हमने ब्रीफली तो डिस्कस किया हुआ है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या होती है। क्या होता है भाई? प्रॉम्प्ट के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो हम शेयर करते हैं हमारे गोल के हिसाब से, वो उसको हम कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की भी टेक्निक्स हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। ये आपको कहाँ से मिलेगा? आपकी जो मेन रेपो है उसके अंदर लर्न लो कोड एजेंटिक एआई के स्टेप के अंदर है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का स्टेप। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के स्टेप के अंदर आपके पास एक स्टेप है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल। तो इस स्टेप को मैं खोल लेता हूँ, तब तक हमने ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वाला स्टेप कवर किया, और इसके अंदर जो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वाला है अब हम वो कर रहे हैं। जी मिस हिफ्ज़ा। आप आ जाओ, आप ऊपर आ जाओ, ये टेबल हटा दो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा नाम हिफ्ज़ा ज़फ़र है और मैं आप लोगों को आज कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पढ़ाऊँगी। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ फ्राइडे की क्लास में जो Q1 से हमारे साथ हैं स्टूडेंट्स, वो तो जानते होंगे मुझे, सही। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनसे आज इंट्रो हो गया है। अच्छा, तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग क्या है? अब कॉन्टेक्स्ट वर्ड से ही समझ आ रहा है कि कॉन्टेक्स्ट हमें एलएलएम को डेटा देना है, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उसके लिए ज़रूरी हो, सही। अच्छा, अगर बात करें इसकी कि ये कॉन्टेक्स्ट का जो वर्ड है, ये वर्ड आया कहाँ से? किसी ने तो सबसे पहले बोला होगा, तो किसी को पता है कि किसने सबसे पहले इस बात पे जिक्र किया कि कॉन्टेक्स्ट का वर्ड जो है कहाँ से आया, कि कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी होनी चाहिए, प्रॉप नहीं है? एनीवन? एंड्रू कारपाथे ने बोला होगा। पहले मैं बताती हूँ, आपने एंद्राज कारपाथे का नाम तो सुना होगा, है ना जी? एंद्राज कारपाथे, सही। अच्छा, जो एंद्राज कारपाथे है ना, उन्होंने सबसे पहले ये वर्ड यूज़ किया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज़ नॉट इनफ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ज़्यादा मतलब ज़रूरी नहीं हो रही, हमें एआई के ऐप्स बनाने के लिए और एआई के सिस्टम्स बनाने के लिए तो हमें क्या यूज़ करनी चाहिए? हमें प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग यूज़ करनी चाहिए, सही। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, आपने इससे पहले वाइब कोडिंग का नाम भी सुना होगा, वाइब कोडिंग, सही।
तो वाइब कोडिंग वाला जो वर्ड था ना, वो भी सबसे पहले लाने वाला एंड्राज करपाते ही था। उसने 2025 के अर्ली फैब में, आई थिंक फैब में मैंने पोस्ट देखी थी उसकी ट्विटर पे, एक्स पे हमारे, तो वहाँ पर वाइब कोडिंग का वर्ड उसी की पोस्ट से फेमस हुआ कि हम प्रॉम्प्ट देकर कोड करवा सकते हैं, सही है। तो फिर उसके बाद हमारे पास जून में जो आया था, उसकी एक और पोस्ट आई जिसने कहा कि प्रॉम्प्टिंग इज़ नॉट इनफ, जिसे हम सिर्फ प्रॉम्प्ट देकर ना, सिर्फ हम ऐसा LLM से सिर्फ जिसे हम बात करते हैं किसी पर्सन से, ऐसे बात हो रही है, हमें ना रिजल्ट वो वाला नहीं मिल रहा कि हम उससे एप्लीकेशंस बनवा सकें। तो उसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा, ऐसा डेटा, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हमारी चीज़ें सही से वर्क कर सकें, सही। तो उसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग यूज़ करनी है। अब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग जो है ना, अब आने वाले जैसे फील्ड्स जो बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग ऐसी चीज़ हो चुकी है जो मस्ट है, एक ऐसी स्किल्स जो आपको $50,000 की पे भी करवा सकती है इजीली, सही, इन फ्यूचर। अब अगर हम बात करें जैसे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के हवाले से, अब यहाँ पर जो है ना LLM जो है ना, इसको हम ऐसे समझ लेते हैं जैसे ये हमारा CPU है, और कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है वो क्या है, RAM। अच्छा, LLM जो है हमारे पास क्या है, LLM इज इक्वल टू एज अ CPU, और कॉन्टेक्स्ट विंडो जो हो गई, कॉन्टेक्स्ट विंडो हमारे पास है एक रैम की तरह, हम उसको एज अ रैम यूज़ करेंगे। जैसे हम स्पेस, हमारे पास डेटा आ रहा है, और डेटा इंफॉर्मेशन वो सब चीज़ें कोई भी AI एप्लीकेशन बनाने के लिए, सही। अब अगर हम एक और चीज़ मुझे आप लोगों को बतानी थी कि जैसे एंड्राज करपाते हैं, अगर इसके बारे में थोड़ी सी और बात की जाए ना, तो ये कौन है, ही इज़ द, मतलब ये जो है ना, ये एक साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, जो OpenAI का को-फाउंडर भी है, और टेस्ला में AI डायरेक्टर भी है, जो कार्स में ऑटोमेट चीज़ें होती है ना, उस पर वर्क करते हैं, उसके डिसीजन मेकिंग करता है, सही। और उसके अलावा स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब इसने PhD कर रहा था, ये अपनी उस न्यूरल नेटवर्क के बारे में फर्स्ट क्लास जो ली गई थी, ऐसा डीप डाउन जाके वो इसने ली थी। अच्छा, यहाँ पे हमने एक चीज़ डिस्कस करी, कॉन्टेक्स्ट विंडो। किसी का सवाल? मैं करूँगा ना, मैं कब तार निकाल लूँ। तारिक भाई, मुझे लग रहा है इसका तार निकाल के वापस आना होगा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, हाँ, कॉन्टेक्स्ट विंडो जी क्या चीज़ है? किसी का सवाल है कॉन्टेक्स्ट विंडो पे? नहीं है ना आपका? आपने अभी बोला नहीं है ना सवाल, तो की बात है, क्या होता है कॉन्टेक्स्ट विंडो? कॉन्टेक्स्ट विंडो ये होती है जब आप इनपुट देते हैं, वो जितने हमारे टोकन बनते हैं, वो जब LLM के पास जाती है, हमारे कितने इनपुट टोकन जाने चाहिए, वो हम कॉन्टेक्स्ट विंडो में बताते हैं। कितने टोकन? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के अंदर आपके पास जो है यहाँ लिखा हुआ है, द LLM इज द CPU एंड द कॉन्टेक्स्ट विंडो इज द RAM। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट विंडो वो है जिसमें हम जो है कॉन्टेक्स्ट भर के भेज रहे होते हैं। जितना ज़्यादा मैं LLM को कॉन्टेक्स्ट दूंगा, उतनी बड़ी कॉन्टेक्स्ट विंडो होगी। तो यहाँ पे इसको रैम इसलिए कहा जा रहा है कॉन्टेक्स्ट विंडो को, क्योंकि रैम भी यही काम कर रही होती है, आपका डेटा स्टोर कर रही होती है टेम्परेरी। लेकिन यहाँ पे जो है कॉन्टेक्स्ट विंडो बिल्कुल रैम की यहाँ पे जो है उसकी तरह बताया जा रहा है। और LLM जो है वो CPU की तरह है। CPU क्या करता है? आपका सारी प्रोसेसिंग करता है। इसी तरह LLM भी क्या करता है? आपका
प्रोसेसिंग करता है, जो भी आप सवाल करते हैं उसको प्रोसेस करता है और जवाब देता है। तो CPU और कॉन्टेक्स्ट विंडो, ये है कॉन्टेक्स्ट विंडो अगेन, जिसमें हम जो है अपना कॉन्टेक्स्ट भेज रहे होते हैं। जितना बड़ा हम कॉन्टेक्स्ट भेजेंगे, मैं अपनी भाई पूरी 5 पेजेस की PDF भेज रहा हूँ LLM को हर कॉल पे, तो क्या हो रहा है भाई, उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो ज़्यादा है। तो अगर मैं अपना सिर्फ मेन इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ तो उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो कम है। तो कॉन्टेक्स्ट विंडो जिसमें हमारा कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग वर्सेस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या डिफरेंस होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे होते हैं कि आपके LLM को बिहेव किस तरह से करना है, सही है। हम जैसा जैसा उसे बोलेंगे वैसा वो जवाब देगा। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में क्या चीज़ होता है? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में आपके पास आप LLM को अपना क्या भेज रहे होते हैं, डिटेल्स भेज रहे होते हैं प्रॉम्प्ट के साथ, तो उसको हम कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एक पूरी, इसको अलग से टॉपिक क्यों रखा गया है जी? कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बजाय तो एक छोटी सी चीज़ लग रही है ना कि भाई हम क्या भेज रहे हैं, अपने हर प्रॉम्प्ट के साथ कॉन्टेक्स्ट भेज रहे हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की पूरी इंजीनियरिंग क्यों आ गई है? ये तो सिंपल सी चीज़ होनी चाहिए। अगर मैं सही कॉन्टेक्स्ट नहीं प्रोवाइड करूंगा LLM को तो क्या होगा? हेलुसिनेशन, मतलब गलत जवाब देगा जी। कॉन्टेक्स्ट पर भी डिपेंड करती हैं और प्रॉम्प्ट पे भी डिपेंड करती है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी ज़रूरी है और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग भी ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर जो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के डिफरेंस है ना, अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या मतलब है, जैसे कि हम किसी एज ए ह्यूमन अगर हम किसी से टॉक कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, तो उसी तरह से हम LLM से बात कर रहे हैं। लेकिन कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग एक बिल्कुल अलग चीज़ है। अब जैसे अगर इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो एक अगर आप किसी एक स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं या आप उसे एक मैसेज कर रहे हैं, आप उससे बोल रहे हैं वहाँ आ जाओ। अब वहाँ कहाँ आ जाओ, उसे तो नहीं पता ना। उसे जब तक कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे, उसे बताएंगे नहीं कहाँ आना है, क्या करना है, कैसे आना है, वो कैसे पहुँचेगा? नहीं पहुँच सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसी तरह से अगर आपके जहन में ये आ रहा है कि अगर मेरा कोई भाई है मैं उससे बोल दूँ, या मेरी सिस्टर है मैं उससे बोल दूँ वहाँ जाओ, तो जाहिर सी बात है वो तो आएगा ही, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कॉन्टेक्स्ट है। उसके पास क्या है? मेमोरी। सही, आपकी जो बात होती है आपके फ्रेंड्स वगैरह से, अगर उनमें हम ये चीज़ यूज़ करेंगे तो वो तो आप अगर आप बोलेंगे भी या वहाँ आना है या पर वहाँ आ जाओ, तो वो समझ जाएगा फ़ौरन कि कहाँ आना है, क्योंकि मेमोरी है उसके पास। लेकिन अगर हम बिल्कुल एक स्ट्रेंजर से बोलते हैं या उसे मैसेज करके बोलते हैं कि भाई ये कर दो, वो क्या कर दो, उसे तो नहीं पता। जब तक हम कॉन्टेक्स्ट नहीं देंगे, जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सिंपल ये डिफरेंस है इसका। क्या बात है। अच्छा जी, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर हमने डिस्कस किया कि क्या चीज़ है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कौन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर रहा होता है? यूज़र कर रहा होता है। यूज़र यहाँ पर आके जो है आपके प्रॉम्प्ट्स लिख रहा होता है। जैसे आप लोग ChatGPT से बातें करते हैं, तो वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप लोग कर रहे होते हैं। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कौन कर रहा होता है? डेवलपर। जो प्रॉम्प्ट लिख रहा है वो भी कर सकता है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, लेकिन वो तो छोटा मोटा प्रॉम्प्ट दे सकता है ना, अपना नाम दे सकता है, अपनी थोड़ी बहुत डिटेल्स दे सकता है। लेकिन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग जिसका में आपकी जो है, फॉर एग्जांपल हमने रिश्ता ऐप बनाई थी, उसके अंदर मुझे LLM को किसी का अगर रिश्ता निकलवाना है तो LLM को मुझे हर बंदे का प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट भेजना होगा। तो उसके लिए हम प्रॉम्प्ट में हर बंदे का कॉन्टेक्स्ट नहीं ऐड कर सकते, उसके लिए पूरी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग होती है। तो अमूमन ये कौन कर रहा होता है? डेवलपर्स आपके पास कर रहे होते हैं। किस तरह से कर रहे होते हैं? सबसे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्निक कौन सी है? रैग सिस्टम।
रैक सिस्टम भी होता है और उसके अलावा टूल कॉलिंग से भी आप कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं। टूल कॉलिंग से कैसे हो सकती है? डेटाबेस की लास्ट क्वार्टर में आपने पढ़ा था ना ओपन एआई एजेंट्स एसडी के, सब मेहनत करके पास करके आए माशाल्लाह। तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में मैं कह रहा हूँ कि आप टूल कॉलिंग से भी आप कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग करवा सकते हैं। इसका क्या मतलब है? डेटाबेस की चोरी लगा दें टोल में। वेब सर्च कर सकता है, या हो सकता है कि मैं उसको बता दूं भाई फला यूज़र का डेटा इस गूगल शीट से निकाल लो, तो ये मैं टूल कॉल से कर सकता हूँ। तो टूल कॉल से भी मैं कॉन्टेक्स्ट निकाल सकता हूँ। और सबसे पावरफुल जो है वो हमारे पास रैक सिस्टम। अब ये रैक सिस्टम क्या है? पढ़ा हुआ है हमने पिछले क्वार्टर में, इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। क्या है भाई? वेक्टर डेटाबेस है रैक सिस्टम, ठीक है। एम्बेडिंग्स है रैक सिस्टम, ठीक है। ये सब रैक सिस्टम के अंदर की चीज़ें हैं जो कि रैक सिस्टम को पूरा करती हैं। उसमें से एक टेक्निक है एम्बेडिंग। तो आसान अल्फाजों में अगर मैं आपको बोलूं कि अमूमन हम चैट जीपीटी को क्या भेज रहे होते हैं? प्रॉम्प्ट भेज रहे होते हैं। अब कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के अंदर डेवलपर क्या करेगा? डेवलपर अपनी पीडीएफ फाइल स्टोर करेगा अपने पास, और जब भी हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो क्या होगा? फॉर एग्जांपल हम एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो लास्ट दफ़ा भी हमने किया था, या हम जो है चैट जीपीटी पे आके भी कर सकते हैं। क्या मैं यहाँ पे पीडीएफ ऐड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, लेकिन और अच्छा तरीका है, शायद मुझे नहीं पता ये आप लोगों के पास, हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं चैट जीपीटी के अंदर। और किस हवाले से बनाते हैं? फॉर एग्जांपल ट्रैवल के हवाले से नहीं बनाते, हम सिंपल यहाँ पे अपना नाम दे देते हैं CV एनालाइजर। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना लिया। ये मैंने सिंपल चैट जीपीटी खोला है इसलिए कि यहाँ पे मैं आपको बता सकूँ कि हम क्या ऐड कर सकते हैं, फाइल्स ऐड कर सकते हैं। अब बैकग्राउंड में इसमें पूरी उन्होंने वर्किंग करी होगी, किसने? चैट जीपीटी ने। यहाँ पे मैं अपनी फाइल दे सकता हूँ जिसके अंदर मैं इंक्लूड कर सकता हूँ अपनी इंफॉर्मेशन। अब अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ से निकालूँ मैं? मुझे एक पीडीएफ फाइल चाहिए जिसमें मेरी इंफॉर्मेशन हो। कहाँ से दे सकता हूँ मैं इसे? मैं लिंक्डइन से निकाल लेता हूँ। तो लिंक्डइन से हम जो है पीडीएफ फाइल किसी की भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं अपनी निकाल लेता हूँ। कैसे डाउनलोड करते हैं भाई अपनी इंफॉर्मेशन सारी? कहाँ से करते हैं? रिसोर्स, और यहाँ से सेव एज पीडीएफ। तो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल आप एज अ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, किसी की भी कर सकते हैं। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास। अब क्या चैट जीपीटी को मेरा नाम पता है? अरे कैसे पता है? पता होगा वैसे। चलो अकाउंट से निकाल देगा। क्या लिंक्डइन को मेरी ईमेल पता है? होगी पीडीएफ शायद से, पीडीएफ से सब निकाल लिया। ट्रैवल एजेंट सेलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक पीडीएफ अपलोड करी। ये पीडीएफ कहाँ पे जाके स्टोर होगी? ये ओपन एआई के पास जाके स्टोर होगी। अब यहाँ मैं जितनी पीडीएफ डालना चाहूँ डाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग जो है वो ओपन एआई ने इम्प्लीमेंट करी हुई है, मैं तो सिर्फ अपनी बस पीडीएफ दे रहा हूँ। अब मेरा सवाल ये, अच्छा ये मैंने शायद ट्रैवल एजेंट गलती से सिलेक्ट कर लिया, तो अब शायद ये एज अ ट्रैवल एजेंट जो है वर्क करे, बट खैर मैं पूछता हूँ, इससे सवाल पूछता हूँ जो मेरी सीवी पे इंक्लूड हो। तो मैं यहाँ पे जब इससे सवाल पूछूंगा व्हाट इज माय नेम, अब मेरा आप लोगों से सवाल ये है कि जब मैं, अच्छा ये व्हाट इज माय नेम, ये तो हम प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं ना सिंपल, तो यहाँ कोई कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग है?
नहीं, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग ओपन एआई ने इसमें इम्प्लीमेंट करी हुई है। उसके लिए बस मुझे क्या देना होगा, इसे अपनी पीडीएफ फाइल भेजनी होगी। अब मेरा सवाल ये है कि जब मैं एंटर दबाऊंगा तो एलएलएम के पास क्या क्या चीज़ें जाएंगी? कॉन्टेक्स्ट और प्रॉम्प्ट। एक मेरा प्रॉम्प्ट जाएगा, यहाँ मैंने कहीं सिस्टम प्रॉम्प्ट तो डाला नहीं है, तो सिस्टम प्रॉम्प्ट तो है नहीं। उसके अलावा ये पीडीएफ फाइल पूरी की पूरी जाएगी नहीं, एम्बेडिंग बन जाएगी। अगर ये पीडीएफ फाइल 5 पेजेस की हुई तो क्या 5 पेजेस में इतने से सवाल के लिए वो 5 पेजेस पूरी एलएलएम के पास जाएगी? नहीं, यही तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आती है। अगर मैं अच्छी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग करूंगा तो हमारे पास सिर्फ रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट जाएगा एलएलएम के पास। मेरा सवाल क्या है, व्हाट इज माय नेम? मेरे सवाल में ऐसी क्या चीज़ है जो वो पीडीएफ से निकाल सकता है? नेम। कैसे निकालेगा? यही पार्ट आता है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में, और ये जो टेक्निक यूज होती है इसमें कि भाई नेम, अगर मैं इससे पूछा व्हाट इज माय नेम, तो पूरी पीडीएफ फाइल में से क्या चीज़ निकालेगा? नेम से मिलती जुलती जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी निकाल लेगा। ये हमारे पास रैक सिस्टम के अंदर हो रहा होता है, जिसके अंदर रैक सिस्टम का ये काम होता है, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। इसका ये काम होता है कि पूरी पीडीएफ में से सिर्फ रेलेवेंट डेटा निकालना, और वो रेलेवेंट डेटा किसको भेज देना? एलएलएम को भेज देना। तो ये हमारे पास रैक सिस्टम है। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, पीडीएफ अटैच कर रहे हैं। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा तो पूरी पीडीएफ मेरा एलएलएम नहीं रीड करेगा, सिर्फ नेम वाली चीज़ पूरी पीडीएफ में जहाँ भी मिलेगी इसे वो रीड कर लेगा। देखिए ये जो नेम निकाला है, इसे कहाँ से निकाला है? पीडीएफ फाइल जो मैंने अपलोड करी है ये उसने उसमें से निकाला। तो ये रैक सिस्टम का काम है। रैक सिस्टम का क्या काम है? ये कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन डालें। क्या सारा कॉन्टेक्स्ट अगर मैं भेज देता, पूरी पीडीएफ फाइल भेज देता, तो उसमें बुराई की कुछ? टाइम ज़्यादा लगता, टोकन ज़्यादा लगते, कॉस्ट ज़्यादा आती, और अगर मैं उसको भाई बहुत सारी इंफॉर्मेशन से बम्बार्ड कर दूं तो वो जवाब भी इतना एक्यूरेट नहीं दे पाएगा। उसके बाद इतनी इंफॉर्मेशन आ गई कि वो समझ ही नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए रेलेवेंट जब इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो वो आपको एफिशिएंट जवाब देगा। तो 2 चीज़ें हमने डिस्कस करी है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, जिसके अंदर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग मोस्टली कौन कर रहे होते हैं? डेवलपर्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग किसने करी हुई है? चैट जीपीटी के जो डेवलपर है उन्होंने करी हुई है कि भाई मैं पीडीएफ अपलोड कर रहा हूँ, उसका पूरा। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करी रैक सिस्टम। एक सेकंड, अभी आपका सवाल का जवाब देता हूँ। दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करी रैक सिस्टम। रैक कुछ भी नहीं है, एक पूरा डेवलपर ने जो है बनाया रैक सिस्टम, जिसके अंदर क्या होगा, पूरी पीडीएफ फाइल में से सिर्फ रेलेवेंट डेटा निकल के एलएलएम के पास जाएगा। आपका सवाल ये है कि अपलोड तो हमने इसको बैग में डाल दिया, बैग में डाला। अच्छा, सवाल आपका ये है कि जीपीटी के पास, यही आपका सवाल है ना जी? तो पहले तो मुझे ये बताएं कि जो मैंने फाइल अपलोड करी है, ये फाइल कहाँ पे स्टोर हो रही है? क्या ये एलएलएम के पास स्टोर हो रही है? क्या ये कोई अलग से स्टोरेज है वहाँ पे स्टोर हो रही है? एक स्टोरेज है हमारे पास, एलएलएम है। मैंने जब फाइल अपलोड करी ना तो वो एलएलएम के पास नहीं सेव हो रही। मेरी जो फाइल है वो एक स्टोरेज है जिसको हम वेक्टर डेटाबेसेस कहते हैं, वहाँ स्टोर हो रही है। तो मेरी पीडीएफ फाइल यहाँ पे रखी है, मेरा एलएलएम यहाँ पर। अब जब मैंने सवाल पूछा तो सवाल पूछने से पहले एलएलएम के पास जाता है ना वहाँ सवाल पूछने से पहले हमारे पास डेवलपर ने कोड लिखा होगा कि सवाल से रेलेवेंट चीज़ें पीडीएफ फाइल से निकालो और सवाल में उसे मिलाओ, फिर सवाल भेजो एलएलएम के पास। तो ये रैक सिस्टम वर्क कर रहा होता है इस तरह से कि सवाल एलएलएम पे जाने से पहले वो सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन पहले पीडीएफ से निकालेगा, फिर एलएलएम के पास सवाल भेजेगा, फिर एलएलएम जाहिर है एक्यूरेट जवाब देगा। तो हमने जी
नहीं, कॉन्टेक्स्ट जो मैं बोल रहा था ना, वेक्टर डेटाबेस बोल रहा था, जहाँ मैं कह रहा था हमारी पीडीएफ फाइल कहाँ स्टोर हो रही है, वेक्टर डेटाबेस में स्टोर हो रही है। तो इनका सवाल ये है कि वो जो वेक्टर डेटाबेस है वो कॉन्टेक्स्ट विंडो है? नहीं, उस वेक्टर डेटाबेस में से जो मैं रेलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल के एलएलएम को भेज रहा हूँ, तो जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मैंने निकाली है ना, वो है कॉन्टेक्स्ट विंडो। पूरी पीडीएफ फाइल कॉन्टेक्स्ट विंडो नहीं है, जितनी इंफॉर्मेशन मैं भेज रहा हूँ वो हमारी कॉन्टेक्स्ट विंडो है। ठीक है, और उसके साथ हमारा सवाल है, व्हाट इज माय नेम? जी जी, रैक सिस्टम हमने पढ़ा तो था पिछले क्वार्टर में, पूरा करना सीखा था क्लास में, आप भी तो थे, यहीं बैठे होते थे, भूल गए? नहीं, हम सीख रहे हैं इसकी टेक्निक, इसके अंदर बनाने का तरीका नहीं है, क्योंकि वो तो डेवलपर का काम है ना, वो फिर बनाते कैसे हैं वो हमने पिछले क्वार्टर में सीखा था जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे। अभी प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, हम टेक्निक सीख रहे हैं। जी, पीडीएफ में जो हम डेटा दे रहे हैं, हम पूरा पीडीएफ में जो डेटा है ना, अच्छा कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में एक और चीज़ है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल बहुत सारा डेटा है, तो हम वो कहाँ स्टोर कर रहे हैं? हम वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर रहे हैं। तो मेरे पास अगर 1000 पेजेस का डेटा है, तो क्या मैं 1000 पेजेस का वेक्टर डेटाबेस में स्टोर कर लूँ, या मैं किसी बंदे से बोलूँ कि भाई इसमें से मोस्ट रेलेवेंट डेटा निकालो, जो अप टू डेट डेटा है, सिर्फ वो हमारे डेटाबेस में स्टोर करो? कौन सा ज़्यादा अच्छा तरीका है? ऑब्वियसली सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा तरीका है, जिसमें हम जो है, अब ऐसा नहीं कि भाई इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, पुरानी इन्फॉर्मेशन भी हम पीडीएफ फाइल में डाल के भेज रहे हैं, सिर्फ काम की इन्फॉर्मेशन हमने पीडीएफ फाइल में डाल के अपलोड कर दी। अब जब हम कोई भी सवाल करेंगे, हमारा एलएलएम, हमारा जो सिस्टम है चैट जीपीटी है, वो क्या करेगा? पीडीएफ फाइल में से रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट निकालेगा, हमारे प्रॉम्प्ट के साथ एलएलएम को भेज देगा। जी एक सेकेंड, अम्मी साहब को आवाज़ आई? नहीं, मुझे क्लियर नहीं आई। कौन सी, क्या पूछ सकते हैं? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई मेरी स्किल्स बताओ, पूछ लेते हैं। व्हाट आर माय स्किल्स? अब स्किल्स तो ये तुक्का तो नहीं मार सकता, देखते हैं पीडीएफ फाइल से निकालता है नहीं निकालता। अच्छा, स्किल्स मेरी पीडीएफ फाइल में मेंशन थी क्योंकि लिंक्डइन पे मैंने डाली हुई है, अब देखते हैं ये निकालता है नहीं निकालता। तो ये बता रहा है कि भाई मैंने जो है, देखें, वो सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली जो पीडीएफ फाइल में इंक्लूडेड थी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इससे कोई भी जॉब पोस्ट में अगर अप्लाई कर रहा है तो उसकी पूरी सीवी पढ़ने की बजाय हम इसको दे दें, ये एनालाइज करके हमें जो है बता दें। तो जो स्किल्स मैंने डाली थी, इसने उस पीडीएफ फाइल में से सिर्फ वो चीज़ें निकाली और कुछ नहीं निकाला, और बता भी रहा है भाई मैंने प्रोफाइल और पीडीएफ से पढ़ी है। तो हम कुछ भी सवाल कर सकते हैं जो पीडीएफ में इंक्लूडेड हो। अच्छा, आगे क्या चीज़ है हमारे पास? मिस हिफ्ज़ा, आपको कुछ इंक्लूड करना है? आगे चलें, ठीक है। तो सर इसमें मल्टीपल डेटा तो बोला कि व्हाट इज माय नेम, तो फिर सेंस में क्या होगा, सारे नाम लगेगा? अब आप ट्राई करें ना, कंफ्यूज आप अगर एआई को करेंगे तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग ख़राब हो रही है ना, कि हम अगर एआई से आगे, वही चीज़ आ गई कि हम जो है इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, तो कंफ्यूज करेंगे तो वो कंफ्यूज वाले जवाब देगा। हो सकता है किसी एक का नाम दे दे, हो सकता है दोनों के नाम दे दे, तो ये वाली चीज़ है। तो इसलिए हमारी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दोनों स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। तीनों का एक ही सवाल है, चले आप पूछ ले पहले। वेक्टर डेटाबेस के अंदर सिर्फ इमेजेस और वीडियोस दोबारा बोले। वेक्टर डेटाबेस के अंदर वीडियोस और इमेजेस ही रखेंगे ना? वेक्टर डेटाबेस में वीडियोस और इमेजेस भी डाल सकते हैं। अगर मैं इसको इमेज दूँ कोई और इससे बोलूँ भाई एनालाइज करो, तो ये कर सकता है, और हम वेक्टर डेटाबेसिस में भी अपलोड कर सकते हैं। नॉर्मल डेटाबेस की तरह यूज़ करेंगे?
कलर, हाँ बिल्कुल, इमेज को एनालाइज करके उसके अंदर की इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। सर इमेज के अलावा हम वर्ड या एक्सेल भी डाल सकते हैं? वर्ड और एक्सेल भी डाल सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, जो हम पीडीएफ फाइल अपलोड कर रहे हैं ना, अब सवाल ये आता है क्या वो पीडीएफ फाइल में ही अपलोड हो रही है? पीडीएफ फाइल, जी जी आप बोल रहे हैं, आप बड़ी एक्साइटेड हैं। नहीं वो पीछे। अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकंड जवाब देता हूँ। तो मैं क्या बोल रहा था, पीडीएफ फाइल आपके पास जो स्टोर हो रही होती है तो वो इंग्लिश फॉर्मेट में नहीं हो रही होती। जो आपकी पीडीएफ फाइल है वो इंग्लिश फॉर्मेट में नहीं हो रही होती, किस फॉर्म में हो रही होती है? वेक्टर्स में, बेसिकली नंबर्स में हो रही होती है। नंबर्स होंगे बहुत सारे, उस फॉर्म में हो रही होगी। नंबर्स में इसलिए हो रही होगी क्योंकि नंबर्स को पढ़ना आसान होता है सिस्टम्स के लिए, ठीक है? तो नंबर्स की फॉर्म में हो रही होगी। अब मैं पीडीएफ फाइल डालूं, वो भी नंबर में कन्वर्ट होकर स्टोर होगी। अब मैं वर्ड की फाइल डालूं, वो भी नंबर में कन्वर्ट होकर स्टोर होगी। तो मैं कोई सी भी फाइल डालूं, फर्क नहीं पड़ता। जी आप पूछ रहे थे, पूछे। वेक्टर डेटाबेस में जो हम अपलोड कर रहे हैं वो स्टोर हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट विंडो में क्या स्टोर हो रहा है? जो भी हम सवाल कर रहे हैं ना, जैसे मैंने पूछा व्हाट आर माय स्किल्स, ये सवाल है। अब ये सवाल हमारा जो सिस्टम है ना पूरा, मेरा डायरेक्ट सवाल एलएलएम के पास नहीं जाएगा। मेरा सिस्टम क्या करेगा, पहले मेरे सवाल को एनालाइज करेगा, उसके पीछे कोडिंग हुई भी होगी। उसमें देखेगा भाई पीडीएफ में कोई इस सवाल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अगर है पहले वो इन्फॉर्मेशन निकालेगा। जब वो इन्फॉर्मेशन निकालेगा और वो इन्फॉर्मेशन जो निकाली है जब वो एलएलएम को भेजेगा तो हमारे पास वो किस में भेज रहा है? कॉन्टेक्स्ट विंडो में भेज रहा है। कॉन्टेक्स्ट विंडो जिसके अंदर हम कॉन्टेक्स्ट डाल के भेजें। तो जितना ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट भेजूंगा उतनी कॉन्टेक्स्ट विंडो बड़ी होगी, जितना कम भेजूंगा उतनी कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी होगी। हाँ यहाँ सवाल था जी। नहीं, सवाल क्या है उनका? पीडीएफ फाइल अच्छा, एलएलएम जो है वो आप कह रही हैं कि डेटाबेस में से कॉन्टेक्स्ट निकालता है। हाँ, टूल कॉलिंग से ठीक। अच्छा जी, और हो सकता है कि भाई एलएलएम जो है कॉन्टेक्स्ट हम पहले ही निकाल के भेज दें एलएलएम के पास। तो दोनों अप्रोचेज है, टूल कॉलिंग से भी हो सकता है। मोस्टली टूल कॉलिंग से ही हो रहा है जी। कॉन्टेक्स्ट विंडो, अच्छा इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि भाई जितना, क्या ऐसा है कि जितनी कॉन्टेक्स्ट विंडो बड़ी रखेंगे उतना अच्छा जवाब आएगा, या जितनी कॉन्टेक्स्ट विंडो मतलब कॉन्टेक्स्ट छोटा रखेंगे उतना अच्छा जवाब आएगा? कौन सी ज़्यादा अच्छी अप्रोच है? ज़्यादा हम कॉन्टेक्स्ट दें तो ज़्यादा अच्छा जवाब आएगा, कम कॉन्टेक्स्ट दें तो ज़्यादा अच्छा जवाब आएगा? रेलेवेंट होना चाहिए, डिपेंड करता है। रेलेवेंट होना चाहिए, सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन से अच्छा जवाब आएगा। चाहे वो ज़्यादा हो चाहे वो कम हो, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि कब हमने हमारा सिस्टम तो खुद ही कॉन्टेक्स्ट निकाल लिया ना उसमें से जी। वो लिमिट क्या है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई हम 1000 पेजेस का डेटा एक साथ भेज रहे हैं, जाएगा ही नहीं। हर मॉडल की तो लिमिट तो होगी कुछ। अब मॉडल के ऊपर है, बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई अगर मैं छोटा मॉडल यूज़ कर रहा हूँ उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो छोटी होगी, GPT-5 यूज़ कर रहा हूँ उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो मैं बड़ी कर सकता हूँ, लेकिन फिर उस हिसाब से खर्चा भी आएगा, टोकन लिमिट भी होती है, ऐसे ही है। हाँ एक सेकंड जी, यहाँ से सवाल भी डाल सकते हैं, CSV फाइल भी डाल सकते हैं, इमेजेस भी डाल सकते हैं, क्योंकि एट द एंड आपकी फाइल नंबर्स में कन्वर्ट हो रही है, वेक्टर्स में आ गई। फिर
अच्छा जी, क्या बात करूँ, दोबारा बोले। विंडो क्लोज करूंगा तो कॉन्टेक्स्ट विंडो खत्म हो जाएगी या नहीं, ये सवाल है ना आपका। खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब मेरे पे है कि मैंने उसमें ऐसे, अब देखिए मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो क्या ये खत्म हो जाएगी। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, जितनी भी हमारी बातचीत हुई है, क्या ये खत्म हो जाएगी? नहीं, डेटाबेस में स्टोर है सर। क्योंकि ये स्टोर कर रहा है हमारी सारी बातचीत को, ये स्टोर कर रहा है, हमारे जितना भी कॉन्टेक्स्ट है उसको स्टोर कर रहा है। इवन जितनी हमने पहले बातें करी है, ये भी एक अदद क्या है, कॉन्टेक्स्ट ही है। मतलब अगर मैं अगली बात LLM से करूंगा तो वो जो पिछली बातें अब तक मैंने करी है वो भी LLM के पास जा रही होंगी। LLM को पता होगा पहले हमने क्या क्या बातें कर चुके हैं अब तक, जितनी मैं बातें करता जाऊंगा वो भी हमारे पास वापस जा रही होगी LLM के पास। सिस्टम प्रॉम्प्ट भी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में आ सकता है, बिल्कुल। तो कॉन्टेक्स्ट में हम डाल देंगे कि भाई, सिस्टम प्रॉम्प्ट में हम डाल देंगे कि भाई आपका क्या रोल है और जो है आपने किस किस यूज़र को हैंडल करना है, तो हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं अपने LLM को। जी कहाँ है, कौन है? अरे बड़े सवाल आ रहे हैं आज तो। चैट हिस्ट्री का डेटा LLM पढ़ सकता है। परमानेंट सेव करता है, परमानेंट सेव करता है, लेकिन अब मेरे पास भाई बहुत सारी बातें हो गई हैं LLM के साथ। अब जब भी मैं अगली बात करूंगा तो क्या वो सारी बातें LLM के पास जाएंगी? नहीं, अब इसमें टेक्निक्स हैं कुछ। तो मैंने दो चीज़ें बताई, एक रैक सिस्टम, उसके लिए मुझे PDF फाइल वाला पूरा टॉपिक आपको कराना पड़ा, तो उससे भी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इंप्लीमेंट हो रही है। यहाँ से किसी ने बोला क्या मैं सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग हो रही है। अब एक और जगह मैंने आपको बताया कि जो जितनी भी आप बातचीत करते हैं LLM से, तो हमारी जितनी भी पुरानी बातें होती हैं वो भी एक अदद कॉन्टेक्स्ट के तौर पे जा रही होती है। वो समझ जाता है कि LLM, जब फिर आप उससे बातें करते रहते हैं ना, तो LLM समझ जाता है कि आपसे किस तरह से बात करनी है। तो ये भी आपके पास यहाँ पे जितनी भी मैंने बातचीत करी है, अभी 2 सवाल करे, उसने जो भी जवाब दिए हैं, तो ये सारी बातचीत मेरे LLM को पता होगी। तो अगर मैं इससे पूछूं व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, तो ये आंसर करेगा, क्योंकि इसे पता है कि भाई हमने अब तक क्या क्या बात कर चुके हैं। कहाँ है भाई, असद भाई कहाँ है? आवाज़ आ रही है। अच्छा ये रहे, आप पूछ रहे थे सवाल, कौन पूछ रहा था? अच्छा आप, सही है। अब इस पर बात करते हैं ना। अच्छा इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। अब मैं अगर बहुत सारी बातें करता रहूँ LLM से, एक ही LLM से, तो क्या हमारे पास वो सारी बातें LLM के पास जारी होंगी? मैंने 200 मैसेजेस हमने बैक एंड फोर्थ जो है बात कर दी LLM और मैंने, तो क्या सारी बातें जारी होंगी? ये तो आप लोग बताएं, जब आप ChatGPT से हैकाथॉन बनवा रहे थे तो आपने बहुत सारे बैक एंड फोर्थ मैसेजेस करे होंगे, ऐसा ही है। आगे चल के जैसे जैसे आप बात करते जा रहे थे, क्या हो रहा था? पीछे की बात ही भूल जाता था वो, तो उसको बताना पड़ता था, अरे भाई मैं आपसे ये करवाना चाह रहा था, तो उसको याद, अच्छा सही है। तो ऐसा नहीं है भाई, हिस्ट्री में जितनी बातें करी हैं वो सारी जा रही हैं। इसमें टेक्निक्स होती हैं 2-3, अब वो क्या टेक्निक्स होती हैं वो भी डिस्कस करते हैं। तो अगर ये तो समझ आ गया, अगर मैं इससे बोलूँ व्हाट वी हैव डिस्कस सो फार, तो इसको पता होगा पिछली बातें, तो ये पिछली बातें भी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट में जा रही होती हैं। क्लियर है? क्या कर लेगा? हाँ कर देगा, करके मुझे बता देगा भाई ये प्रोफाइल में आप चीज़ें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, करनी हमें खुद होगी, वो हमें बता देगा। अच्छा, तो हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी हैं LLM से, तो उससे बड़ी डिटेल में बता दिया कि हमने अब तक क्या क्या चीज़ें डिस्कस करी हैं। तो मतलब हमारे डेटा, अभी मैंने आप लोगों से ये बात करी
अच्छा यहाँ पे हो गई तो हम इसको ही फॉलो कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग हमें पता चल गई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को रिप्लेस कर रही है, ऐसा ही है? यस सर, आवाज़ आई मुझे, यस सर। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को रिप्लेस कर रही है, सही है? नहीं कर रही, दोनों अलग अलग चीज़ है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बात करने का तरीका, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन बात करते हुए भेजना। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग दोनों साथ में यूज़ होते हैं, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर रही है। अच्छा जी, देखते हैं भाई और क्या चीज़ है। इंटीग्रेट विद एक्सटर्नल सिस्टम, मैंने बताया कि भाई रैक सिस्टम हम कर सकते हैं, तो रैक सिस्टम आपको पता होना चाहिए, क्विज में आ सकता है। इतनी इन्फॉर्मेशन रैक सिस्टम बनाते कैसे हैं वो नहीं, रैक सिस्टम होता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेट विद एक्सटर्नल सिस्टम, तो हम एपीआई कॉल से भी क्या कर सकते हैं, डेटा गेट कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट गेट कर सकते हैं। ब्रांड वॉइस एंड टून, बिजनेस रूल्स एंड पॉलिसीज, तो हम कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या क्या भेज सकते हैं कि भाई मेरे पास सपोर्ट एजेंट है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसको कॉन्टेक्स्ट में बता दूंगा कि भाई अपनी टून कैसी रखनी है, प्रोफेशनल रखनी है। ठीक है, आप लोगों का अभी चैट जीपीटी बहुत सारे लोगों के पास होगा जो उर्दू में बात करता है खुद से ही, ऐसा है, रोमन उर्दू में बात करता है। कुछ लोगों के पास चैट जीपीटी रोमन उर्दू में बात करता है, क्यों? क्योंकि आप लोगों ने उसे आदत डलवा दी है। आप उससे इतनी बात करते रहे उर्दू में कि अब उसे समझ आ गया है, उसने ये वाली जो चीज़ है आपकी कहीं छुपा के सेव कर ली अपने पास मेमोरी में, जिससे क्या होगा, आप जब भी बात करेंगे वो आपसे स्टार्ट ही उर्दू में करेगा या आपके स्टाइल में करेगा। आप उससे अगर बोलते हैं भाई शॉर्ट आंसर दो, लंबी नहीं करो, आप कल आप उससे दोबारा बात करने जाए तो वो शॉर्ट आंसर ही देगा, क्यों? क्योंकि वो आपका तरीका उसने याद कर लिया है। तो इसी तरह कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में हम अपने एलएलएम को बता रहे होते हैं कि भाई किस तरह से बात करनी है, ये सारी चीज़ें कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में आ रही होती हैं। प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो, डिसीजन ट्रीज, कंडीशनल लॉजिक। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को आती हो, एक एक करके पूछूंगा मैं। 10 कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में सवाल किसी और का? तो सिंपल इंजीनियरिंग है जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, वो खास है नहीं इसमें। कैसे करते हैं? रैक सिस्टम से आप कर सकते हो, एपीआई कॉल से कर सकते हो। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है द 6 एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एआई एजेंट्स। जो आप लास्ट क्वार्टर में एजेंट्स बना रहे थे उसमें 6 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, वो कौन से? अच्छा, पहला यहाँ लिखा हुआ है मॉडल। मॉडल, ये कौन सा वाला मॉडल है जो लास्ट क्लास में बनाया था हमने? कहाँ है आज? मॉडल नजर नहीं आ रहा। हाँ, मुजफ्फर, ये कौन सा वाला मॉडल है? पूछते हैं ना। अच्छा, सवाल ये है कि भाई 6 एसेंशियल कंपोनेंट, तो एआई एजेंट जब हम बनाते हैं उसमें 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जिसमें से पहली है मॉडल। मॉडल क्या है? एलएलएम, जेमिनी हो गया, क्लॉड हो गया, ये हमारे पास मॉडल हो गया। नो, हमें पता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टूल्स, सर आप जी, टूल्स, एआई एजेंट्स के अंदर टूल्स का क्या रोल है? कोई भी बाहर से चीज़ लानी हो, एक्सटर्नल डेटा, एक्सटर्नल सर्विस से कम्युनिकेट करना हो, व्हाट्सएप इंटीग्रेट करना हो, तो वो हम किससे कर सकते हैं? टूल, हम उसका एक टूल बनाएंगे, वो हम अपने एलएलएम, अपने एजेंट को दे देंगे। तो टूल्स भी हमें लास्ट क्वार्टर में हमने पढ़ा है, ये याद होने चाहिए। मॉडल, टूल्स। अच्छा, टूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल है यहाँ पे कैलेंडर इंटीग्रेशन, आपने अपने कैलेंडर के साथ इंटीग्रेशन करनी है। लास्ट क्वार्टर में हमने बहुत टूल्स बनाना सीखे थे। नॉलेज एंड मेमोरी,
कौन बताएगा यहाँ पर आके कि नॉलेज और मेमोरी में क्या फ़र्क है? मतलब यहाँ दो चीज़ें क्यों लिखी, नॉलेज एंड मेमोरी? आप बताएंगे? रुक जाए, आप पिछली दफ़ा आए थे ना, तो हम देखते हैं कोई और नहीं है तो फिर आपको बुलाएंगे। मूड नहीं वरना बता देता है। हुरैन, आप भी रुक गए। मैं चाह रहा हूँ कोऑर्डिनेटर्स के अलावा कोई है तो पहले हम उन्हें चांस दें। कौन है? अच्छा, अभी कौन बोल रही है? आप बोल रही है? अरे हैंड रेस करके बोल रहे ना, पता है कहाँ, पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। अच्छा, मेमोरी मीन्स नॉट इंफॉर्मेशन। अच्छा, मेमोरी विच इज सेव्ड, वो इंफॉर्मेशन जो सेव्ड है, और नॉलेज वो इंफॉर्मेशन जो सेव नहीं है। ओके, अच्छा जी। और आप भी कोऑर्डिनेटर है ना? नहीं, अच्छा आप नहीं है। नॉलेज जो है वो एलएलएम की अपनी नॉलेज है, मेमोरी एलएलएम की अपनी नहीं है, हम दे रहे हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, आप कुछ कह रही थी कंप्यूटर वाली साइड से जी। नॉलेज स्टैटिक होती है जो, अच्छा ये स्टैटिक तो लिखा होता है। अच्छा, क्या ट्रेन करते हुए जो दी जाती है वो नॉलेज होती है, और जो बात करते हुए इंफॉर्मेशन दी जाती है वो मेमोरी में जो सेव होती है वो मेमोरी होती है। अच्छा, और जी सर, नॉलेज वो है जो हम प्रोवाइड करते हैं डेटाबेस की सूरत में, और जो वो है मेमोरी वो चीज़ है कि जो हम जैसे बात करते हैं एलएलएम से कन्वर्सेशन करते हैं, तो हमारी कन्वर्सेशन से उसको अंदाजा होता है कि ये यूज़र किस टाइप का है, इसको यानी किस तरीके से इससे बात करनी है और किस तरीके से जवाब देना है। सही है। तो इन्होंने कहा नॉलेज वो है जो हम डेटाबेस के थ्रू दे रहे होते हैं, जैसे पीडीएफ फाइल वगैरह भी डिस्कस किया था, ऐसा ही है। और दूसरा क्या है, मेमोरी जो हम बात कर रहे होते हैं और जो हमारी बातें वो याद रख रहा होता है, वो मेमोरी में स्टोर हो रही होती है। ये कह रहे हैं आप? तो वो सर रिकॉल हो रही होती है, सारी मेमोरी से वो रिकॉल हो रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे कौन सही सही जवाब देगा? आप आगे कौन है? नॉलेज इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इस्माइल भाई को हम बुलाते हैं, हम देखते हैं ये क्या जवाब देते हैं, फिर हम इनसे सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इस्माइल, नॉलेज और मेमोरी में फ़र्क का अगर बात करें तो नॉलेज एक बुकिश इन्फॉर्मेशन है जो बुक के अंदर स्टोर है, बुकिश इन्फॉर्मेशन को हम नॉलेज कहेंगे। और मेमोरी वो जो एलएलएम से बातचीत करते हुए जो भी कॉन्टेक्स्ट बन रहा है उसको हम मेमोरी कहते हैं। बुकिश इन्फॉर्मेशन नॉलेज, और मेमोरी वो जो कन्वर्सेशन के दौरान जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है उसको मेमोरी कहते हैं। अच्छा, ये इसको स्टैटिक भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि बुकिश इन्फॉर्मेशन है तो ये स्टैटिक है, और मेमोरी डायनामिक है क्योंकि वो बातचीत करते हुए उसके दौरान जो कॉन्टेक्स्ट बन रहा है उसको डायनामिक इसीलिए कहा जाता है। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल्स दी गई हैं, लीगल केस, डेटाबेसिस फॉर लीगल एजेंट्स। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल जो है, ये लीगल बेस डेटाबेसिस फॉर लीगल एजेंट्स, ये नॉलेज में आएगा या मेमोरी में? नॉलेज में आएगा, बिल्कुल। और सेकंड एग्जाम्पल, प्रीवियस थेरेपी सेशन फॉर हेल्थ केयर एजेंट्स, ये मेमोरी है, बिल्कुल। अच्छा, ये थर्ड वाला कंफ्यूजन है, कस्टमर इंटरेक्शन हिस्ट्री फॉर सपोर्ट एजेंट्स, ये भी मेमोरी में आएगा। थैंक यू वेरी मच। वाह, क्या बात है। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आपके पास
ज़्यादातर लोगों ने सही बताया, बताने का तरीका थोड़ा गलत था जिसकी वजह से जवाब भी गलत हो गया था, लेकिन करीब करीब ही थे सारे। तो नॉलेज आपके पास स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो हम पहले से दे रहे हैं, मेमोरी जो हम बात करते हुए जो इन्फॉर्मेशन सेव हो रही है वो मेमोरी है। जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि भाई चैट जीपीटी को आपका स्टाइल पता चल गया कि आपसे किस तरह से बात करनी है, उर्दू में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, किस तरह से बात करनी है। तो वो कहाँ स्टोर हो रहा है, नॉलेज में या मेमोरी में? मेमोरी में, क्योंकि उससे बात कर करके आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास मेमोरी में स्टोर कर ली। तो इसी तरह से आपने देखा होगा समटाइम्स आप अपना नाम पूछो, आप अपनी डिटेल्स पूछो तो वो आपको जवाब दे देता है। आप खुश, अरे मेरी डिटेल्स आने लग गई है चैट जीपीटी। ऐसा हुआ है? आप अपना नाम पूछो और बोलो, फॉर एग्जांपल मैं अगर पूछूं हु इज हमजा सैयद, तो मेरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी सारी उठ के। मैं खुश, अरे भाई चैट जीपीटी को मेरे बारे में पता है। लेकिन उसको कैसे पता है? क्योंकि उसने भाई पहले मुझसे इतनी बातें करी है मेरे बारे में, सारा चट्टा खट्टा जान लिया है, तो अब जाहिर है उसे पता ही होगा मेरे बारे में। तो वहाँ वो मेमोरी में स्टोर कर रहा है, आपकी मेमोरी में। अब मैं किसी और के लैपटॉप से पूछूं हु इज हमजा सैयद, बता देगा? वेबसाइट हाँ, तो सबका नहीं बताता। तो अब कुछ मशहूर शख्सियत का बता दें शायद, तो सर्दिया का भी बता देगा, सरमीन का भी बता देगा। तो वही चीज़ है कि वो डेटा जो है निकाल के, लेकिन ऐसा भी होता है आप अपना नाम सर्च करो आपके पास आ रहा है, किसी और के लैपटॉप से सर्च करो नहीं आएगा। तो आप समझ जाए कि भाई वो मेमोरी में। अच्छा, चौथा मेन कंपोनेंट ऑडियो एंड स्पीच। अब सिंपल है, मतलब आप मोबाइल में सिंपल इंटरेक्शन करना चाह रहे हैं चैट जीपीटी से, तो ज़्यादा अच्छा कौन सा लगता है आपको, चैट करना या ऑडियो में बात करना? सिंपल ज़्यादा ऑडियो में बात करना है, क्योंकि हम आपस में भी जब बात करते हैं तो ऑडियो नहीं करते, मैसेज सुड़ी कर रहा होता है सामने सामने बैठ के, ठीक है। तो ऑडियो एंड स्पीच आपका चौथा मेन कंपोनेंट है, जो एजेंट में अगर हो तो आपका एजेंट और पावरफुल होगा। आपके बिहाफ में सोचें, आपके बिहाफ में कॉलें कर रहा है लोगों को, और जो है लोगों को पिच कर रहा है कि भाई मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ नेक्स्ट ईयर की। तो मतलब ये एजेंट का चौथा मेन कंपोनेंट। गार्डरेल्स पांचवा कंपोनेंट है, गार्डरेल्स। अच्छा, ये पूछूंगा मैं भी, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने क्या अनाउंस किया था कि हर क्लास में हमारा क्विज हुआ करेगा, और जैसे ही मुझे मौका मिलेगा यहाँ मैं जाऊँगा, यहाँ वो छांटूंगा जो आज ज़्यादा तैयार होकर आए हैं उन्हें। वो बाल खराब कर रहा है। गार्डरेल्स क्या है? लास्ट क्वार्टर में पढ़ा है, सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। सिंपल आपके पास सेफ्टी के लिए यूज़ होता है। और जो है ये क्या करते हैं भाई, क्या करते हैं? आउटपुट दे। दो तरह के गार्डरेल्स होते हैं, इनपुट गार्डरेल्स, आउटपुट गार्डरेल्स। गार्डरेल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर आप एलएलएम से कोई सवाल पूछ रहे हो तो बीच में गार्डरेल बैठा होगा, वो पहले चेक करेगा आप सही सवाल भी पूछ रहे हो एजेंट से। अगर सही सवाल पूछ रहे हो तो वो एलएलएम को बोलेगा भाई हाँ भाई ये सही सवाल पूछ रहा है, आप इनका काम कर दो। अगर गलत जवाब पूछ रहे हैं तो भाई आपके पास गार्डरेल वहीं रोक देगा, गार्डरेल मेन एलएलएम के पास जाने ही नहीं देगा। तो गार्डरेल एक छोटा एजेंट जो कि सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम कर रहा है, आपके सवाल को पढ़ता है, समझता है और जब। इसी तरह आउटपुट गार्डरेल हमने लास्ट क्वार्टर में पढ़ा था, क्विज में भी आया होगा आप लोगों को। एलएलएम क्या आउटपुट दे रहा है उसको चेक करता है, भाई सही आउटपुट भी दे रहा है या गलत आउटपुट दे रहा है। आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी एलएलएम ने, तो गार्डरेल रोक लेगा भाई ये क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो गार्डरेल आपके पास जो है ये। अच्छा, ऑर्केस्ट्रेशन यहाँ पे, और जी आपको बताना है आज जी। जी चेंज होती रहेगी आप टाइम टू टाइम। नॉलेज जो हमने स्टार्ट होने से पहले प्रोवाइड कर दी,
अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन ये होता है हमारे पास कि जिस तरह हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि हमारे पास अगर हमारे पास मल्टीपल एजेंट्स हो, ठीक है, तो हमारे पास जब कोई इनपुट आता है तो ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट क्या करता है, उस इनपुट को रेलेवेंट एजेंट के पास डेलीगेट कर देता है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव लाइक अ 3 or 4 एजेंट, लाइक द फर्स्ट वन इज मोबाइल ऐप डेवलपर, सेकंड वन इज वेबसाइट डिजाइनर, थर्ड वन इज SEO optimizer. If the input will come and if the input will be like, can you optimize my website? So हमारे पास जो ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट होता है वो क्या करता है, वो टास्क को डेलीगेट कर देगा SEO वाले एजेंट के पास। तो दैट इज द हमारे पास ऑर्केस्ट्रेशन यही होता है। दैट इज द यही होता है। क्या बात है। अच्छा, यहाँ पे जो है ऑर्केस्ट्रेशन की बात हो रही है ना, वो दूसरी तरह के ऑर्केस्ट्रेशन की बात हो रही है। यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेशन की बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रेसिंग वगैरह हो गई। आप जब डिप्लॉय करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन कैसी चल रही है उन सबको मैनेज करना, जिसके अंदर डिप्लॉयमेंट सिस्टम आ गया, मॉनिटरिंग आ गई, भाई सही सब सही चल रहा है, ट्रेसिंग वगैरह आ गई, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, भाई सही आंसर दे रहा है, जल्दी आंसर दे रहा है या भाई स्लो आंसर हो गया है। तो ये छठा मेन कंपोनेंट है। इसके बगैर क्या आप LLM को किसी और को चलाने दे सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं दे सकते, क्योंकि जब तक आप डिप्लॉय नहीं करेंगे तब तक कोई और नहीं यूज़ कर सकते। और अगर यूज़ करना भी स्टार्ट कर दे वो, तो आपने उसे मॉनिटर करना है कि भाई सही जवाब दे रहा है, ये फास्ट है या स्लो है, सारी चीज़ें आपने देखनी होती है। तो छठा कंपोनेंट जो है वो है ऑर्केस्ट्रेशन। तो जो मुनीब ने जवाब दिया था वो ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट के हवाले से दिया था, लेकिन यहाँ जो बात हुई है वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो कोई मसले की बात नहीं है, अगर वो पढ़ लेते ये वाला टेक्स्ट तो आ जाता। अच्छा जी, तो 6 मेन कंपोनेंट किस किस को याद होगा? अब ये याद कैसे करें? ये याद करने हैं। मॉडल, टूल्स, नॉलेज मेमोरी, वॉइस ऑडियो, गार्डरेल्स, ऑर्केस्ट्रेशन। ये 6 याद होने चाहिए, ठीक है। दोबारा पूछूंगा बीच में। अच्छा, अब हम देखते हैं भाई इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या रह गई हैं इसमें, क्योंकि है तो ये बहुत बड़ी गाइड, तो आप लोग रीड कर लेंगे। लेकिन जो है मैं देख रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ें। कौन है या हैंड रेज करके बात की अगर मुझे? हाँ, ऑडियो एंड स्पीच वाले में कुछ भी नहीं है। आप पूछ रही है ना, क्या है यही पूछ रही है ना? अच्छा, ऑडियो एंड स्पीच वाले में कुछ नहीं है। पहले तो आप ये देखें कि भाई 6 एसेंशियल कंपोनेंट AI एजेंट। जब हम AI एजेंट बनाते हैं उसके अंदर 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती हैं। तो पहली चीज़ हमने पढ़ा LLM, जो कि आपका मॉडल हो गया। टूल्स आपके एजेंट को और पावरफुल बनाते हैं। ये जो ऑडियो और स्पीच की बात करी है वो इसलिए करी है कि भाई आपके एजेंट से अगर कोई ऑडियो के थ्रू बात कर सकता है तो वो भी एक कंपोनेंट है जो कि आप अपने एजेंट में ऐड कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है करें, लेकिन जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है जिससे जो है इंटरेक्शन करना आसान हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। कि अगर एक एजेंट हो उससे मैं चैट से बात कर रहा हूँ और मेरे पास ऑप्शन हो गया भाई मैं उससे वॉइस से भी बात कर सकता हूँ, तो मैं ज़्यादा प्रेफर वॉइस को करूँगा, क्योंकि वॉइस करते हुए मैं और भी काम कर सकता हूँ, चैट करते हुए सिर्फ चैट ही कर सकता हूँ। तो इसलिए वो कह रहा है भाई AI एजेंट्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑडियो एंड स्पीच। ठीक है, आसान की बात करते हैं। कंपोनेंट की बात हो रही है। अच्छा, ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट को छोड़ दे, अभी वो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो लास्ट क्वार्टर में हमने हैंड ऑफ वाली चीज़ पढ़ी थी। उसमें क्या करता था, एक एजेंट बाकी एजेंट को टास्क हैंड ऑफ करता था। वो जो मेन वाला एजेंट होता था उसे ऑर्केस्ट्रेशन एजेंट कहते थे।
अच्छा, यहाँ पे जो बात हो रही है वो एजेंट की नहीं हो रही, वो ऑर्केस्ट्रेशन की बात, डिप्लॉयमेंट एजेंट बनाने के बाद की बात हो रही है, जिसके अंदर डिप्लॉयमेंट आ जाती है। हम एजेंट को जब बना लेते हैं तो उसे डिप्लॉय करते हैं, उसके बाद उसको मॉनिटरिंग वगैरह इसमें आ जाती है ऑर्केस्ट्रेशन के अंदर। और जब आप ये चारों पॉइंट्स भी पढ़ें तो उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये जो चीज़ें आ जाती हैं ये छठे आपके पास जो कोर क्या है, ये कोर एसेंशियल कंपोनेंट में ऑर्केस्ट्रेशन जो है वो छठा कंपोनेंट है, जिसके अंदर डिप्लॉयमेंट मॉनिटरिंग बनाने के बाद की चीज़ें आ जाती हैं सारी। ठीक है, तो इसको उस वाली चीज़ के साथ मिक्स नहीं करना, वो अलग है। मुनीब भाई कंफ्यूज कर देना, वो हमारा टॉपिक नहीं है। अच्छा, अच्छी चीज़ ये है कि इस गाइड के नीचे आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स मौजूद है। 3 ही है, नहीं ज़्यादा थे। चलिए 3 भी दे दें, तो उसके लिए भाई आप लोग तैयार रहना। अच्छा, अब सवाल ये आता है भाई, अभी ऊपर हमने एआई एजेंट्स के एजेंट बनाने के 6 एसेंशियल कंपोनेंट्स देखे। अब यहाँ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर का क्या रोल है? सिर्फ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर का, वो तो एक एजेंट एक एआई डेवलपर हुआ ना जो सारे कंपोनेंट्स को इम्प्लीमेंट करता है। इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, यहाँ पे द रोल ऑफ एजेंट कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर, एज अ कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर यू क्रिएट द इंस्ट्रक्शन मैनुअल दैट डिटेल्स। तो हमारे पास ये एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर लिखता है, जिसमें सारे कंपोनेंट्स कैसे काम करने चाहिए, व्हेन एंड हाउ टू यूज टूल्स, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस के अंदर या टूल के डिस्क्रिप्शन के अंदर बता रहे हैं। क्या दे रहे हो भाई, पाल लिया क्या? ये क्या है, चूहे मारने की दवाई तो नहीं है? अच्छा, हाउ टू एक्सेस मेमोरी एंड नॉलेज। तो आप जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि भाई हमारे पास जो है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर मैनुअल लिख रहा होता है, जिसके अंदर बता रहा होता है कि सारी जो चीज़ें हैं वो वर्क किस तरह से करनी चाहिए। तो अगर आप देखें कि भाई सारे कंपोनेंट्स के अंदर जो टूल कॉलिंग है वो भी ज़रूरी है। मेमोरी और नॉलेज बेसिस के अंदर आपका एग्जिस्टिंग डेटा, मेमोरी के अंदर जो आप बातचीत करते जा रहे हैं वो डेटा वो आ गया। व्हेन टू यूटिलाइज स्पीच एंड ऑडियो, हाउ टू मेंटेन गार्डरेल्स, एस्केलेशन प्रोसीजर। तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर जो है ये सारे काम कर रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, प्रॉम्प्ट कॉम्प्लेक्सिटी। मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम कवर करें, क्योंकि हमने आज 6 स्टेप प्रॉम्प्टिंग भी कवर करनी है और आपका क्विज भी लेना है। तो प्रॉम्प्ट कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमारे पास क्या चीज़ है, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर प्रॉम्प्ट ऑफन बिकम्स, हमारे पास प्रॉम्प्ट्स क्या हो जाते हैं भाई, लार्ज और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो हमने वो डिस्कस करा है। स्ट्रक्चर्ड विद एक्सएमएल टैग्स एंड मार्कडाउन। अच्छा, ये है कि भाई आपका कॉन्टेक्स्ट एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हो, एक्सएमएल या मार्कडाउन। अच्छा, सर्जिया की आप लोगों ने 6 पिलर्स वाली वीडियो किस किसने देखी है? 7 पिलर्स। 7 पिलर्स हो गए, हाँ सही है। 7 पिलर्स वाली वीडियो कम लोगों ने देखी। सर्जिया बोल रहा है भाई मार्कडाउन आपकी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ज़्यादा होगा। क्या मतलब है भाई इसका? एजेंट्स कोड करेंगे ना, एजेंट कोड करेंगे, हम इंग्लिश में बातें करेंगे। अच्छा, मार्कडाउन में क्यों? हम इंग्लिश में कर लें, नॉर्मल टेक्स्ट में कर लें, मार्कडाउन में क्यों? बेहतर समझ आती है उसको, LLM बेहतर तरीके से समझ पाता है वो। नहीं, दोबारा बोले। LLM को बेहतर समझ आती है मार्कडाउन। मार्कडाउन बेहतर समझ आता है, कैसे, क्यों बेहतर समझ आता है? टेक्स्ट क्यों नहीं बेहतर समझ आता?
क्लियरली हम एम्फसाइज करते हैं ना ये हेडिंग है और बोर्ड में एम्फसाइज करते हैं, सब चीज़ें बता देते हैं उसको क्या ऐसे ही इंपॉर्टेंट है क्या कि हम जो है मार्कडाउन फॉर्मेट में जब हम कोई भी चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, मार्कडाउन फॉर्म में। सबसे पहली चीज़ आप इसमें क्या किस चीज़ पे फोकस करोगे, हेडिंग पे फोकस करोगे। तो जैसे हम लोग हेडिंग पे सबसे पहले क्यों हेडिंग पे फोकस जा रहे हैं, ठीक है, हेडिंग बोल्ड है, बड़ा लिखा हुआ है आपके पास, कैपिटल में लिखा हुआ है, जिससे आपको इस पे ज़्यादा फोकस आपका जा रहा है, हाईलाइट हो रहा है। हाईलाइट तो इसलिए मार्कडाउन फॉर्मेट में हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि भाई हम किसी टेक्स्ट को बड़ा लिख दें, किसी को छोटा लिख दें, किसी को हम लिस्ट फॉर्म में लिख दें। तो इससे क्या होगा कि LLM को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपके प्रॉम्प्ट की। तो हमने कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में इसका भी ख्याल रखना है। साइज बड़ा हुआ है, कोड लाइक अपीयरेंस, कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो कवरेज। अच्छा, कोड लाइक अपीयरेंस का क्या मतलब है जी? टैग्स में आपके पास लिखा हुआ हो, कौन से टैग्स में? XML टैग्स में। XML तो शायद आप लोगों ने नहीं देखी हो, लेकिन वो HTML वाले टैग्स की तरह ही होती है। कुछ भी बना के अपने टैग्स बता देते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सिनेरियो कवरेज, इसका क्या मतलब है? हर किस्म के सिनेरियो का ख्याल रख के लिखा हुआ, हर तरह के सिनेरियोज का ख्याल रखता है कि भाई आप जो है, इसमें जाहिर सी बात है आपकी टेस्टिंग करनी होगी कि भाई कोई अगर नाम पूछ रहा है तो नाम का भी सही जवाब आना चाहिए, कोई अगर स्किल्स पूछ रहा है तो स्किल्स का भी सही जवाब आना चाहिए, जो हमने यहाँ पे इस वाली एग्जांपल में किया। तो कॉम्प्रिहेंसिव जो है आपके पास सिनेरियो कवरेज होनी चाहिए। अच्छा जी, फाइनली हमारे पास एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है, उसके बाद हम जो है नीचे क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं। सबसे पहले हमने क्या चीज़ देनी होती है, हेयर बंद करते हैं। Here is a detailed breakdown of context engineered prompt for an AI research assistant. AI research assistant के लिए comprehensive prompt इन्होंने बनाया, जिसमें prompt engineering भी है और context engineering भी है। तो सबसे पहले क्या चीज़ डिफाइन कर रही है, रोल डेफिनेशन। कि भाई रोल क्या होगा, यू आर एन AI researcher, a research assistant focus on identifying and summarizing recent trends about AI। तो ये हमारे पास जो है इसका रोल हो गया। अच्छा, आप जब ये सारे प्रॉम्प्ट्स पढ़ रहे होंगे ना, तो आप देखेंगे यार ये तो इतनी सारी, जैसे अभी हम इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला एक स्ट्रक्चर बता रहा है। ये किसका स्ट्रक्चर बता रहा है, आपका जो सिस्टम प्रॉम्प्ट होगा उसका स्ट्रक्चर बता रहा है। जैसे यहाँ पे किसी ने बताया था सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर हम कॉन्टेक्स्ट पास कर सकते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पास कर सकते हैं, उस सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पास कर सकते हैं, रोल, टास्क, ब्रेकडाउन। तो भाई हमारा एजेंट क्या क्या काम करेगा उसका हमने एक ब्रेकडाउन दे दिया। गिवन अ रिसर्च क्वेरी डेलिमिटेड बाय XML टैग्स। तो XML टैग्स में हम लिखेंगे, शायद नीचे लिखा भी हो, नहीं लिखा हो, चलिए। स्टेप 1, सबसे पहले इससे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट अप to 10 diverse high priority subtasks, each targeting different angle और source type। तो डिफरेंट जगहों से इसने क्या करना है, 10 आपके पास सब टास्क एक्सट्रैक्ट करना है। अच्छा, प्रायोरिटी किस बेसिस पे करनी है कि भाई किस आर्टिकल में ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, किस में ज़्यादा रिपोस्ट है, इंगेजमेंट के हिसाब से करनी है। भाई उसे 100 अगर आपके पास जो है आर्टिकल्स निकाल लिए इंटरनेट से, तो उसमें से प्रायोरिटी किसको देनी है, जिसमें ज़्यादा व्यूज़ है, जिसमें ज़्यादा लाइक्स हैं, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया, OpenAI ने पब्लिश किया, उसको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो स्टेप 2 में ये करना है कि भाई आपने जो एक्सट्रैक्ट हुए हैं उसमें से प्रायोरिटाइज किस तरह से करना है, उसमें आपने कर लिया। जनरेट JSON आउटपुट फॉर ईच सब टास्क इन अ स्पेसिफाइड फॉर्मेट। तो हमने क्या करना है, हर जो आपका सब टास्क होगा, हर आर्टिकल को क्या करना है, JSON आउटपुट की फॉर्म में प्रिंट करना है। कैलकुलेट करेक्ट स्टार्ट एंड एंड डेट निकाल लेनी है। स्टार्ट कब हुआ था, कोई पुराना आर्टिकल है तो उसको तो हम नहीं निकालेंगे, तो हमने कैलकुलेट करेक्ट स्टार्ट और एंड डेट निकाल लेनी है।
समराइज ऑल फाइंडिंग्स इनटू अ कंसाइज ट्रेंड समरी। तो जितने भी आर्टिकल्स उससे निकाले हैं उसको एक समरी बना के हमारे पास 300 वर्ड्स में शो कर लेना है। तो इस तरह से जो है आपके पास ये सिस्टम प्रॉम्प्ट हो गया। ये हमने जो लिखा है वो हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी वो हमने समराइज करके सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर लिख दिया। जब यूज़र प्रॉम्प्ट लिखेगा सर तो उसका प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह से हम पास कर रहे होंगे, इंसर्ट सर्च क्यूरी हियर। तो बेसिकली ये कौन सा फॉर्मेट है, XML फॉर्मेट है। तो XML फॉर्मेट में भाई ये आप मार्कडाउन फॉर्मेट में और XML फॉर्मेट में अच्छा रिस्पॉन्स करता है। चौथी चीज़ आपके पास आउटपुट स्पेसिफिकेशन। तो जितने भी आर्टिकल्स निकाले हैं उसको किस तरह से इसने आउटपुट में देना है, जेसन फॉर्म में देना, उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, आईडी, क्यूरी, सोर्स टाइप, ये चीज़ें। जो वो हमें फाइनल आउटपुट देगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, समराइज की रीसेंट ट्रेंड्स, जितने भी रीसेंट ट्रेंड्स हैं उसकी समरी, लिमिट 300 वर्ड तक की होगी वो, बुलेट पॉइंट जहाँ जहाँ यूज़ होने होंगे बुलेट पॉइंट्स यूज़ करेगा, इंक्लूड ओनली न्यू रेलिवेंट हाई सिग्नल डेवलपमेंट्स, तो सिर्फ रेलिवेंट डेटा शो करेगा, अवॉइड फ्लफ, बैकग्राउंड और पर्सनल कमेंट्री, तो जितनी भी साइड में बातचीत होगी उसको एक्सक्लूड कर देगा। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, क्या चीज़ें, लिमिटेशंस, किस किस चीज़ों का ख्याल रखना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं। फोकस ऑन मेन पॉइंट सक्सेंटली, क्या लिखा भाई, कहाँ लिखा हुआ है, ससिंक्टली, ससिंक्टली सही है या स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, सही लिखा हुआ है, सही है, इन अ ब्रीफ एंड क्लियरली एक्सप्रेस्ड मैनर। अच्छा जी, कंप्लीट सेंटेंसेस एंड परफेक्ट ग्रामर अननेसेसरी। तो आपके पास सेंस के अंदर थे हम कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हमने LLM को बतानी है कि भाई उस तरह से बिहेव करना है। इसके अंदर हमने बता दिया भाई मेन पॉइंट्स आपने जो है निकालने हैं, कंप्लीट सेंटेंसेस हो, परफेक्ट ग्रामर, नो पर्सनल एनालिसिस और ओपिनियन, मतलब अपनी कोई डेढ़ होशियारी नहीं करना, सिर्फ जो आर्टिकल्स में उसके थ्रू लेके चलना, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन को क्या कर देना, इग्नोर कर देना। अच्छा जी, नीचे आते हैं, ये सारा हमारे पास क्या है कि भाई एक तरह से आप देखो हम क्या बना रहे हैं, AI रिसर्चर असिस्टेंट। तो एक तो आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं वो तो कर ही लेंगे, लेकिन जितने भी हम एजेंट्स बनाते हैं ना उसमें प्रॉम्प्ट और कॉन्टेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट हैंडलिंग करेंगे, कॉन्टेक्स्ट हैंडलिंग करेंगे, उतना अच्छा आपका एजेंट जवाब देगा, ऐसे ही है ना। तो इसलिए ये सारे स्टेप्स पढ़ाए गए हैं कि भाई जब आप एजेंट बनाएंगे तो उसके अंदर आपने ये चीज़ों को देखना है। अच्छा, अब ये वाली चीज़ें ज़ाहिर है याद करना तो मुश्किल होगा, लेकिन आपको पता है कि ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो गाइड है उसके अंदर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अच्छा, एक मेरा सवाल है जो मैंने बीच में छोड़ दिया था पहले भी। मैंने आप लोगों से बात करी कि जब हम LLM से बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो LLM के पास हमारी प्रीवियस कन्वर्सेशन जो होती है वो एज अ कॉन्टेक्स्ट जा रही होती है, ठीक है, प्रीवियस कन्वर्सेशन। अब मसला एक ये है कि भाई अगर मैं 200 मैसेजेस बैक एंड फोर्थ बातचीत करी हुई है तो क्या 200 मैसेज जाएंगे हर दफ़ा, तो क्या होगा, जो रीसेंट 5 मैसेजेस होंगे वो जाएंगे। डिफरेंट सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, समरी बनती है कुछ पुराने मैसेजेस रेलेवेंट नहीं। देखें, हमारे पास 200 मैसेज की अब तक बातचीत हो चुकी है मेरी और ChatGPT की, हैकाथॉन बनवा रहा हूँ मैं, बना के नहीं दे रहा। तो 200 मैसेज के, अच्छा पहले मैसेजेस में मैंने रिक्वायरमेंट भेजी थी उसे कि ये रिक्वायरमेंट है। अब 200 मैसेजेस बाद जो है, अब मेरा सवाल ये है कि वो जो 200 मैसेजेस की कन्वर्सेशन है क्या वो 200 मैसेजेस सारे जा रहे होंगे, आप लोगों ने कहा नहीं,
तो क्या रीसेंट 10 मैसेज जा रहे होंगे या 20 मैसेज जा रहे होंगे? रिसेंट वाले एज इट इज आपका सही है जवाब, सही है, हो गया। आपका सही है जवाब। आप क्या कह रहे हैं? लास्ट के कुछ जा रहे होंगे, आप ये कह रहे हैं। बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है? लास्ट के 5 भेजे तो लास्ट के 5 में तो मैं एरर सॉल्व कर रहा था पहले वाले निकल गए सारे। सही है। और यार ये इतनी लंबी कर सही है। घंटे की आई पढ़ा दिया, ये भी नहीं पता क्या होगा? सही है। और बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई प्रीवियस जितनी भी कन्वर्सेशन होती है उसे क्या कर देते हैं? समराइज कर देते हैं। समराइज करने के बाद भेजते हैं। तो भाई 200 मैसेजेस हैं तो वो टाइम टू टाइम क्या करता रहेगा? फॉर एग्जांपल 20 मैसेजेस हो गए, अब उसकी लिमिट खत्म हो गई तो वो क्या करेगा? 20 मैसेजेस को मिला के एक समरी बना देगा। बैकग्राउंड में अपने पास एक समरी बना देगा। समरी बना के अब वो 20 मैसेज नहीं भेजेगा, उस समरी को भेजेगा। अब जाहिर है उस समरी में कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, तभी आप जब बात कर रहे होते हैं तो बीच बीच में चैट जीपीटी भूल जाता है कि भाई क्या काम कर रहे थे हम लोग, तो इसलिए उसे वापस याद दिलाना पड़ता है। तो खैर ये हमारे पास जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की। अभी हम क्विज भी लेंगे तो उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी। अच्छा और क्या नज़र आ रहा है मुझे? तो ये कंप्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर वही बात हो रही है जो अभी मैंने डिस्कस करी है। आइसोलेटिंग कॉन्टेक्स्ट भी ज़रूरी है। हमारे पास 2 एजेंट्स हैं, दोनों एजेंट को क्या मैं सेम कॉन्टेक्स्ट शेयर करूंगा या दोनों का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग रखूंगा? 2 कॉन्टेक्स्ट कौन कौन से 2 एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? एक मैनेजर एजेंट हो गया, एक वेब डेवलपर एजेंट हो गया। मैनेजर एजेंट क्या करेगा? वेब डेवलपर एजेंट को टास्क डेलीगेट करेगा। अब सवाल यह है कि भाई मैनेजर एजेंट को मैंने एक कॉन्टेक्स्ट दिया कि भाई किस तरह से कस्टमर से बात करनी है। वेब डेवलपर एजेंट जो है उसको भी क्या मैं सेम कॉन्टेक्स्ट शेयर करूंगा जो मैनेजर के पास जा रहे हैं? नहीं, हर एजेंट का कॉन्टेक्स्ट अलग अलग रखेंगे। तो हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है। आइसोलेट। अच्छा ये जो जितनी भी टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं जैसे ये समराइज वाली, ये कौन इम्प्लीमेंट करेगा? ये डेवलपर इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब डेवलपर को समराइज का LLM ही करेगा, लेकिन डेवलपर को ये फंक्शनैलिटी डालनी होगी जिसमें वो क्या करेगा? हर 20 मैसेज बाद पुराने 20 मैसेजेस को समराइज करके ऐड कर देगा कॉन्टेक्स्ट में। तो ये वाली समरी और ये वाली चीज़ डेवलपर को जब आप एजेंट बना रहे होते हैं तब आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है, लेकिन ये होती है, ज़रूरी है। अच्छा जी, हाँ सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, सवाल कर लें। देखें आसान करते हैं। क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में हमारे पास असल में कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग कर कौन रहा होता है? डेवलपर कर रहा होता है। तो इसलिए अब डेवलपर वाला रोल भी आ गया, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर वाला भी चीज़ें आ गई। अच्छा डेवलपर क्या क्या चीज़ें बना रहा है? पूरा एजेंटिक एप्लीकेशन बना रहा है जिसमें 6 मेन कंपोनेंट्स हैं। मॉडल टूल्स याद होने चाहिए, गार्डरेल्स, ऑडियो, स्पीच, नॉलेज, मेमोरी और तो ये कंपोनेंट्स हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा भाई कॉन्टेक्स्ट इंजीनियर जो है क्या करता है? इन सारी चीज़ों, बेसिकली डेवलपर ही इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके ऐसा डिज़ाइन करता है कि कोई भी बंदा उस एजेंट को यूज़ करेगा तो उसे रेलेवेंट जवाब मिलेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एजेंटिक एप्लीकेशन है जो ऊपर हमने देखी AI रिसर्चर। उसको मैंने पूरा ये जो बताया है ना सिस्टम प्रॉम्प्ट और टूल कॉलिंग, ये सब मैं किस में दे रहा हूँ? ये वाली चीज़ तो फिलहाल सिस्टम प्रॉम्प्ट में दे रहा हूँ, लेकिन ये कौन कर रहे हैं? डेवलपर कर रहे हैं। अब इस एप्लीकेशन के अंदर ये जितना भी कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है किसने लिखा है? ये यूज़र लिखेगा या डेवलपर लिखेगा? डेवलपर लिखेगा। डेवलपर लिखेगा और जब यूज़र इस एप्लीकेशन को यूज़ करेगा तो यूज़र को कुछ नहीं करना है, यूज़र को बस एक प्रॉम्प्ट देना है।
जो भी उसकी सर्च क्यूरी होगी उससे सिंपल एक प्रॉम्प्ट देना है और हमारा जो भी जितना भी हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा है उस सब को यूटिलाइज करते हुए हमारा एजेंट आंसर करेगा। और क्या करेगा, कुछ नहीं, 10 आर्टिकल निकालेगा, प्रायोरिटी में सेट करेगा, उसमें से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालेगा और सारी चीज़ें समराइज करके दे देगा। तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, या हम कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहे हैं। ये चीज़ हमने पढ़ी है, एक एग्जाम्पल है उसकी। अब इसमें मुझे पता है बहुत चीज़ें हैं जिससे कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन बेसिकली ये वही चीज़ें इन सबको मिला के जो है हम क्या कर रहे हैं, एजेंट बना रहे हैं जिससे जो है आपका ये अच्छा रिस्पांस देगा। उसके बाद हमने वही बेस्ट प्रैक्टिसेस पढ़ी, कंप्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट, आइसोलेटिंग कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, आइसोलेटिंग कॉन्टेक्स्ट और मल्टी एजेंट कॉन्टेक्स्ट अलग अलग चीज़ें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टास्क स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। इसका क्या मतलब है? बेसिकली वही चीज़ हुई कि भाई हर एजेंट का आपने अलग अलग टास्क दे दिए, तो उन टास्क के हिसाब से आपने क्या कर दिया, उनको कॉन्टेक्स्ट दे दिया। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि एक एजेंट से मल्टीपल काम नहीं कराओ, मल्टीपल काम के लिए अलग अलग एजेंट बनाना। आज मेरा दोस्त नहीं आया यार, क्योंकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में सारी चीज़ें आ रही हैं। तो वो 6 चीज़ें कौन सी थी? मॉडल, नॉलेज, मेमोरी, इंग्लिश में आ गया स्पीच, वॉइस, ऑर्केस्ट्रेशन, ठीक है। अच्छा जी, अब कौन क्वेश्चन, अब पता चल जाएगा ना आपको कि भाई अगर इन 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको आ गए तो इसका मतलब भाई कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग आपको समझ आ गई है। अब जाहिर सी बात है इसमें इतनी सारी कॉन्स्टेंट्स और ये सारी चीज़ें वो हेडिंग्स तो याद नहीं होंगी, लेकिन कोई इससे पहले याद कर लेना। अल्लाह। अच्छा जी, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्या है? व्हाट इज द, अच्छा मैं पढ़ लेता हूँ, आंसर भी आ रहा है ना, ये बदमाश लोग बैठे हुए हैं आंसर पढ़ रहे हैं। ओके, मुझे डबल चलाकी बननी है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग? वो मैं पॉज कर दूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग? इसका जवाब आप अपने बराबर वाले को दें। बताओ तुम बताओ। अच्छा, कोऑर्डिनेटर्स को मैंने एक टास्क दिया था, उसके लिए मैं भी नीचे आ रहा हूँ। तो पहले तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 3 कोऑर्डिनेटर्स। कौन कौन आए हुए हैं? 1 2 3 और बस 3 ही है कोऑर्डिनेटर्स लड़कों में। नहीं, लड़कियों में से भी तो कर लेना। मैं देख रहा हूँ इतने सारे हैं हमारे पास लड़कों में, 3 क्यों आए? बाकी कहाँ हैं? बाकियों की तैयारी नहीं होगी, अभी एग्ज़ाम दिया है बाकियों ने। चलें खैर, इनमें से एक सेलेक्ट कर लेते हैं तीनों में से। आप तो आए थे पिछली दफ़ा, आपकी टीम बनी थी ना, इनको कर लेता। फंसी आप खड़े हो जाएं। लड़कियों में कितनी कोऑर्डिनेटर्स हैं? 1 2 3 4, ठीक है। 2 लड़कियों में से कर लेते हैं। 1 हुरैन, आपके पीछे हुरैन, और जो है यहाँ पीछे से किसने एड्रेस किया था कोऑर्डिनेटर्स में? कि आप जी, आप हैंड खड़ी हो, ठीक है। आप लोग वो टास्क तो करके आए ना जो मैंने बोला था, ठीक है। तो जब तक ये अभी बताएंगे इस सवाल का जवाब, तो सवाल का जवाब जब तक बताएंगे तब तक आपने क्या करना है, अच्छे अच्छे जो आपको लग रहे हैं ना उनको डालें अपने टीम में। और लड़कों में से तो उठ जाएंगे मुझे पता है।
लड़कियों में मुझे पता है कि क्या करते हैं, किसी से भी पूछो अरे मैं नहीं आ रही, तो मुझे जाकर जो है उठवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप निकाल लें। अच्छा, कोऑर्डिनेटर्स भी उठाना, और ऐसे नहीं है सारे अच्छे उठा लिए जो पहले जो है अच्छा स्कोर किया। ठीक है, ऐसी रैंडमली आप कुछ अच्छा लगा या मुझे बता दें, मैं उठा देता हूँ। ठीक है, नहीं मतलब आप सेलेक्ट कर लें तो मुझे बता दें, मैं उठा दें। अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ नवाज़ अहमद और मैं GIC का स्टूडेंट हूँ। बाकी मैंने बैचलर्स किया हुआ कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। तो लेमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो ये जो आप लोग सब कर रहे होते हैं बेसिक टॉप AI से जो आप उसको मतलब एक प्रॉम्प्ट लिख के देता है, वो आपको एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट का जो जवाब देता है। कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग बेसिकली वो है कि आप जो है उसको डिटेल वगैरह प्रोवाइड करते हैं, फिर वो आपकी प्रॉम्प्ट का जवाब देता है। अच्छा, अमूमन जो लोग पीछे बैठे होते हैं ना, वो अमूमन जो है नहीं जवाब दे पाते, तो इन्होंने दे दिया भाई, अच्छी बात है। हम लोग ये फ्रंट बेंचर थे, लेकिन ये अब आजकल पीछे बैठे, शायद लेट आ रहा है। खैर, सिंपल सा जवाब है। आप किस को अच्छा, तो कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग में हमने ये चीज़ें पढ़ी ज़्यादातर हमारे। जी, आप कौन है? अच्छा, पूछिए। दोबारा बोले। आउटपुट जेसन में देना ज़रूरी है? नहीं, आउटपुट जेसन में हम तब देते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, जेसन में जब हमारे पास आउटपुट आता है ना हमारे प्रोग्राम के पास, तो हम उसमें कोड इफेक्ट लगा सकते हैं कि भाई अगर जेसन में जो फॉर एग्जांपल जेसन आ रहा है उसमें एक फील्ड है स्टेटस, तो अगर हमारे पास जेसन में आंसर आ रहा है ना, तो हम उसको पार्स करके कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ पाइथन की एग्जांपल सिंपल, इफ स्टेटस इक्वल्स टू पेंडिंग, तो हम और कोई काम करा सकते हैं। तो जेसन फॉर्मेट में डेवलपर को जब ज़रूरत होती है तो वो उस फॉर्म में मंगवा लेता है, जब नहीं ज़रूरत होती तो नहीं ज़रूरी नहीं है। इनपुट देते हुए हमने मार्कडाउन या XML दे तो ज़्यादा अच्छा है। कॉन्टेक्स्ट अच्छा, अगर आपको कंडीशन लगानी है, आप डेवलपर हैं, आप चाह रहे हैं LLM मेरे हिसाब से आउटपुट दे मेरे फॉर्मेट में, तो तब आप जेसन में आउटपुट लेंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है, मतलब अगर आपको नहीं चाहिए जेसन में तो आप नॉर्मल टेक्स्ट में भी मंगवा सकते हैं, वो डेवलपर बेटर भी है। अच्छा, हाँ, वो बतानी पड़ेगी साइज सिस्टम प्रॉम्प्ट में। तो ये सारी चीज़ें अब तक हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की गाइड और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की गाइड कंप्लीट कर ली है। हमारी इमेज जनरेशन की गाइड साथ साथ चल रही है, जिसमें हमने जो है बॉडी बिल्डर बनाया था, हमने दाढ़ी उगवा ली थी मेरी, और प्रोफेशनल पिक्चर्स जनरेट कराई थी, वो चीज़ें। उसके बाद जो हमारी चीज़ रह जाएगी वो रह जाएगी एग्ज़ाम के लिए, लास्ट चीज़ जो रह जाएगी हमारी वो है 6 पार्ट प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, अगली क्लास में आप लोग ने 2 जो आर्टिकल्स पढ़कर आना है, क्विज अगेन हर क्लास में होगा, इसी तरह से सिलेक्शन होगी, तो कोई भी छुप नहीं पाएगा। तो हमारे पास जो है 3 टीमें फिर आएंगी और नए नए लोग की आएंगी, और उसमें उस टीम के अंदर जो आ चुके हैं वो नहीं आएंगे, नए नए लोग आएंगे, और 5 लोग की टीम में बना के हम जो है करेंगे। तो 2 चीज़ें आपको अगली क्लास में डॉक्यूमेंट पढ़ कर आना है। हाँ, कोई सवाल हो लिख के ले आना, क्लास में पूछ लेंगे। ठीक है, पूरा हम डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ सकते हो तो फिर आपको भी मज़ा नहीं आएगा और हमारी पूरी क्लास भी निकल जाएगी। इमेज जनरेशन, लास्ट क्लास के अंदर हमने कौन सी इमेजेस बनाना सीखा था। अच्छा, इमेज जनरेशन की कुछ टिप्स बताऊंगा मैं आप लोगों को, जो मैंने सर कासिम की वीडियो में सीखी थी। हमें जो इमेज अच्छी क्विज में आएगा,
और सबसे मुश्किल इसी के सवाल है। सबसे मुश्किल तो नहीं, लेकिन अगर आपने इसकी चीज़ें याद नहीं करी तो आपके लिए मुश्किल होगी इसके सवाल। अच्छा, तो हम यूज़ कर रहे हैं इमेज जनरेशन के लिए नैनो बनाना। हमने लास्ट क्लास में कुछ इमेजेस जनरेट कराई भी थी और उसके लिए मैंने एक आपको असाइनमेंट भी दिया था कि ये सारे प्रॉम्प्ट्स पढ़कर आने। आपने पढ़कर आए, सब तो ऐसे ही रहा था। हाँ, तो सारे प्रॉम्प्ट पढ़कर आने थे, लेकिन आप ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसे ही है ना। आप पढ़कर आए, सूफिया दूंगी। थोड़ा बहुत पढ़ा, चलो थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो हमने सीखा था कि भाई हम किस तरह से प्रोफेशनल पिक्चर नैनो बनाना को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। तो हमारे लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ होगी इसमें, जो भी हमारे पास फोटोग्राफी की टर्म्स हैं उसको याद करना। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, हम यहाँ से ना कुछ वर्ड निकालते हैं। हाइपर रियलिस्टिक का क्या मतलब है? बिल्कुल रियल लगे। ओह सॉरी, हाइपर रियलिस्टिक का मतलब है कि बिल्कुल रियलिस्टिक लगे। फुल बॉडी पोर्ट्रेट मतलब पूरी बॉडी आएगी। पोर्ट्रेट जो है आपके पास ये होता है और लैंडस्केप आपके पास इस तरह से होता है। ठीक है, शादी। ओके, स्टैंडिंग कैजुअली अगेंस्ट स्मूथ लाइट ग्रे वॉल। तो ये तो सिंपल इंग्लिश ही है, इसमें कोई अभी तक हमने कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं सीखी जो कि हमें ना आती हो। आउटफिट्स के बारे में लिखा हुआ है, पॉकेट में हैंड है, स्मार्ट वॉच है। यहाँ पे अभी तक भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेग कैजुअली क्रॉस्ड ओवर द अदर, तो ये भी हमारे पास सिंपल सी चीज़ है, तो इसमें भी कोई ऐसी। द लाइटनिंग इज़ अ प्रोफेशनल स्टूडियो। तो प्रोफेशनल स्टूडियो की लाइटनिंग कैसी होती है, आइडिया होगा ही सबको। तो अब लाइटनिंग की भी टाइप होती है, कभी एक लाइट यहाँ से आ रही होती है, कभी आपके पास पीछे से भी एक लाइट आ रही होती है जो यहाँ से शैडो बनाती है। तो वो लाइटनिंग के नाम है, वो हमें पढ़ने हैं। तो कैसे पढ़ेंगे वो उसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे भी याद नहीं रहते। तो मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं लिखी हुई, ऐसा ही है। beneath the graphic add a clean bold text जिया खान। बहुत सिंपल प्रॉम्प्ट है। तो इस प्रॉम्प्ट के अंदर हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। मॉडर्न, मिनिमलिस्टिक, प्रीमियम, पर्सनल ब्रांडिंग, एस्थेटिक, शार्प, कॉन्ट्रास्ट। शार्प कॉन्ट्रास्ट का क्या मतलब है? आपके जो कलर है वो शार्प होने चाहिए, तो शार्प कॉन्ट्रास्ट। स्लीक कंपोजिशन का क्या मतलब है? स्लीक कंपोजिशन का क्या मतलब है? तो कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आ रही हो, आप क्या करो। अच्छा, नेक्स्ट ईयर 16 भी आ गई, आप लोगों को पता है? अब देखते हैं भाई, हमारे पास स्लीक कंपोजिशन कुछ इस तरह की पिक्चर्स को कहते हैं। तो हम इसमें किसी को खड़ा भी कर सकते हैं। तो बेसिकली स्टूडियो वाली पिक्चर है। अगर मैं किसी इंसान को खड़ा कर दूं तो वही चीज़ है। तो हमने क्या करना है, जितनी भी लाइटनिंग्स है ना, वो हमने इस तरह से सर्च कर करके गूगल से पढ़नी है। अब ये वो दूसरे प्रॉम्प्ट के अंदर आते। दूसरे प्रॉम्प्ट में है क्या? लामा इकबाल वाला पोज। तो हम जो है, अच्छा ये पोज है भी नहीं है वो तो, लेकिन जो है इस तरह की पिक्चर हमने बनवानी है। अच्छा, ऊपर वाली पिक्चर हम कब कब बनवाएंगे? किस चीज़ के लिए ऐसी पिक्चर की ज़रूरत पड़ेगी? और क्या मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल मुझे ये नहीं रखना, बैकग्राउंड के लोगों हटा सकता हूँ। इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। भाई कपड़े में चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और कलर वगैरह भी मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। तो सारी चीज़ें नॉर्मली इस तरह का प्रॉम्प्ट किस तरह की पिक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है? रिश्ते के लिए।
आपने बोला ना, सही। रिश्ते के लिए भाई ऐसी आपने ऐसी पिक्चर जनरेट करानी है, ठीक है। तो भाई ऐसी नहीं करानी है, रिश्ता पिक्चर अभी हम जनरेट करेंगे, इनकी करेंगे। ये मेरी टिकटॉक बनाता है बंदा। अच्छा जी, तो ये हमारे पास बेसिकली फॉर ब्रांडिंग, हमारे पास ब्रांडिंग के लिए होता है। आप अपने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसकी ब्रांडिंग करनी है, तो आप इस तरह का प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल ब्रांडिंग भी हो सकती है। और टेक अवे रूल जो है, अच्छा यहाँ लिखा नहीं है कि कहाँ यूज़ होता है, तो खैर बता दिया, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए आपके पास यूज़ होता है। अच्छा, इसमें ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको मुश्किल लग रही हैं, जो आपने नॉर्मली नहीं देखी? मूडी ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट, तो ये तो समझ आ रहा है भाई, वाइट ब्लैक एंड वाइट हो ऑफ अ मैन, हैंड रेस्टिंग नियर माउथ, तो ये भी सही है। ये क्या है? डीप गेज इनटू डिस्टेंस, गहरी सोचो में, ठीक है। ड्रामेटिक शेडो, अब ये कैसे शेडोज होंगे? साहेब आड़ा यूज शो करके तो इस तरह के भाई आपके पास शेडोज को हम ड्रामेटिक शेडोज कहते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से सर्च करें, आपके पास आगे कुछ ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे देख के पता दिखाना है, पता नहीं क्या आ गया, पता भी नहीं है ना। तो खैर, तो हमें शेडोज़ का पता चल गया भाई, उसी तरह के शेडोज़ हैं जैसे अभी मन में देखे थे, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, और क्या है? अक्रॉस हिज फेस एक्सप्रेसेस रिंकल्स सॉफ्ट रेम्ब्रेंट लाइट, ये क्या मतलब हुआ? रेम्ब्रेंट लाइट, सॉफ्ट रेम्ब्रेंट लाइट फ्रॉम द साइड, ये तो पूरा है, इसको भी देख लें। अब वैसे आपको क्या लग रहा है, ये इसका क्या मतलब होगा? साइड से देखें, आपके पास क्या आ रही है? लाइट आ रही है। कौन सी साइड से? लेफ्ट राइट? लाइट लेफ्ट साइड से आ रही है। किसका लेफ्ट? मेरा लेफ्ट, आपका लेफ्ट? हम दोनों का लेफ्ट एक ही है, ठीक है। मेरी स्क्रीन यहाँ है ना, तो कहाँ पे? लेफ्ट साइड से जो लाइटिंग आ रही है उसको हम कह रहे हैं एम्बिएंट लाइट फ्रॉम द साइड, तो साइड से जो लाइट आ रही है उसको हम कह रहे हैं। तो इसका मतलब भाई इस तरफ से जो लाइट आ रही है, तो जाहिर सी बात है दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? शेडो हो जाएगा, तो वो इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है। तो भाई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं, आप ऐसी पिक्चर्स बनाए फुल VIP, एडिट करके दे। सिनेमैटिक एटमॉस्फेयर, क्या AI ने पिक्चर का गलत इस्तेमाल किया तो क्या करेगा? गार्ड रेल्स लगाए गए हैं उन्होंने, टेंशन नहीं लो। नहीं, यहाँ नहीं बोलूँगा। सिनेमैटिक एटमॉस्फेयर, इसका क्या मतलब है? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सिनेमैटिक एटमॉस्फेयर फोटोग्राफी, तो आपके पास जो है बिल्कुल मूवीज़ की तरह जो है सिनेमैटिक एटमॉस्फेयर बना देगा, ठीक है। क्या चीज़? ब्लर और फोकस के साथ। तो ऐसे ही हमारे पास जो है ये प्रोफेशनल पिक्चर बनी हुई है। अच्छा, यहाँ जो इम्पोर्टेंट, अच्छा अब आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें, लेंसेस और ये क्या है? f1.4। मतलब अगर आपने ये भी सीख लिया ना कि लेंसेस तो होंगे, लाखों में होंगे, किसी के पास है? किसी के पास भी नहीं है। ज़ाहिर होता है तो यहाँ थोड़ी बैठे होते, अभी शादियों में होते नहीं, इनके पास है, फसी के पास है, फसी के पास है 85। अब तो किसी काम का नहीं रहा, इससे हो जाएगी। अच्छा, 85 mm आपके कैमरे में बहुत सारे लेंसेज लगते हैं, हर लेंसेज का अलग मकसद होता है। मुझे भी ये पढ़ के पता चला, मैं कहा सारे एक ही तो लेंस है, क्या करना। 85 mm लेंस किस पर्पस के लिए यूज होता है जी? कोऑर्डिनेटर्स,
भूल गए? पोर्ट्रेट बनाने के लिए सबसे अच्छा मतलब इससे क्या काम कर सकते हैं 85 mm वाले लेंस से? हाफ बॉडी पोर्ट्रेट लेने के लिए आपके पास कौन सा लेंस यूज हो रहा है? 85 mm। क्या इसमें बैकग्राउंड ब्लर होता है? हाँ वैसी होता है। अच्छा ये फोकल लेंथ क्या चीज़ है? f1.4। ये मुझे याद पड़ रहा है फिजिक्स इसमें थी, फिजिक्स में थी, फिजिक्स का एक टॉपिक, फिजिक्स में 10 क्लास में थी। हाँ हाँ 9 में या 10 में थी ऐसी। फोकल लेंथ सर पढ़ाते थे, ये लाइट उधर जा रही है इधर जा रही है, वो समझ नहीं आता था, लेकिन याद कर लिया था कि भाई फोकल लेंथ और एक और कनकेव कनकेव कनकेव। अच्छा नहीं वो तो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, सॉरी। अच्छा फोकल लेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, दोबारा बोले, कितने डिस्टेंस से फोकस किया है, इसको कहते हैं भाई फोकल लेंथ। तो मतलब अगर मैं इसे 1.4 कर दूं तो इसका मतलब करीब होगा या दूर होगा? हाँ आप बता रहे थे ना, क्लोज होगा। 1.4 का मतलब है क्लोज और 85 mm मतलब हाफ बॉडी। तो बेस्ट ये सेटिंग होती है जब हम जो है इस तरह की पिक्चर जनरेट कर रहे हैं। हाफ बॉडी के लिए आप क्या करेंगे? 85 mm लेंस, और करीब से खींचनी है तो उसके लिए फोकल लेंथ 1.4। तो अगर मैं इसकी भी सर्च करूँ तो शायद आ जाए कुछ ना कुछ। चेक कर लेता हूँ मैं, पॉज कर ले। क्या चीज़? शूट ऑन 85 mm लेंस एंड, ठीक है। तो सारी लड़कियों की आ रही है। ओके तो एक पिक्चर आ गई है मेरे पास, ये सही लग रही है मिस हिफ्ज़ा। तो इस तरह की पिक्चर जो है वो आपके पास, अब इसमें भी देखें तो लाइटनिंग कहाँ से आ रही है भाई? लेफ्ट साइड से। मेरा लेफ्ट आपका लेफ्ट, दोनों का लेफ्ट ही है। तो जहाँ से लाइटनिंग आएगी उसकी दूसरी तरफ क्या आ जाएगा? शेडो आ जाएगा। अच्छा जी, तो ये वाली चीज़ ये हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं नॉर्मली किसके लिए? यहाँ लिखा होगा इसका यूज केस, व्हाट योर मूड, एंकरिंग, टेकिंग रूल्स, ऊपर हो आर्टिस्ट पोर्ट्रेट। तो यहाँ कोई सिनेमैटिक ब्लैक वाइट पोर्ट्रेट, तो आर्टिस्ट कोई है यहाँ पे। आर्टिस्टिक पिक्चर अगर आपने बनवानी है तो आप इस वाले प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए बनवा सकते हो, इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक प्रॉम्प्ट हो गया। उसके बाद कॉर्पोरेट स्टाइल का आपने देखा, जिसमें जो है ये कॉर्पोरेट स्टाइल पिक्चर बन गई है। तो बिल्कुल तकरीबन वैसे ही है जैसे सर्दिया की ओरिजिनल वाली है। तो ये हमने लास्ट क्लास में बनाई भी थी। फिर आप चाह रहे हैं कि भाई एजेंटिक एआई फ्यूचरिस्टिक पोर्ट्रेट आप बनाना चाह रहे हैं, एजेंटिक एआई को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं। अब इसको चेंज करके आप एजेंटिक एआई की जगह, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, स्लीक साइबरपंक ऑफिस। तो साइबरपंक ऑफिस कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा, पीछे देखें, रियलिस्टिक नहीं है ये, ठीक है, होलोग्राफिक और फ्यूचरिस्टिक आपके पास हो गया। विद लाइटनिंग भी हमने बता दी, पर्पल एक्सेंट, आउटफिट ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्मार्ट टेक सूट। तो सूट वगैरह आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि हमने साइबरपंक लिखा है ना, तो उसकी वजह से आप देखें थोड़ा सा फेस भी रियलिस्टिक नहीं लग रहा है। तो आप साइबरपंक हटा के देखिएगा तो आपके पास शायद रियलिस्टिक आ जाए। Beside him showing words agentic AI style, cinematic, glossy, high tech, corporate branding, aesthetic. Great for AI events, keynote और futuristic brand। तो कभी आपका अगर हैकाथॉन आपने बनाना है कोई,
उसका पोस्टर बनाना, उसकी एक पिक्चर जनरेट करानी है, तो इस तरह का आप कर सकते हैं जी। थैंक यू। किसका क्वेश्चन है? 85 लेंस से 35 लेंस में क्या होगा? आगे लेंसेज की पूरी टाइप्स हैं, हम पढ़ेंगे। 85 mm लेंस है आपके पास, 55 है या 50 है? 50 है, 35 है और इससे नीचे भी 24 भी है शायद। तो खैर ये सारे लेंसेज हैं। अभी हमने 85 वाला पढ़ा, हाफ पोर्ट्रेट के लिए यूज़ होता है। अच्छा, फिर आपके पास ये आ गई, ये लग रही है मैगज़ीन के लिए, प्रोफेशनल पोर्टफोलियो और पब्लिकेशन आप इसका यूज़ केस है। तो इसके अंदर भी फैशन से रिलेटेड पोर्ट्रेट है। इसमें कौन सा लेंस यूज़ हो रहा है? टाइम 50 mm। हाँ, 50 mm लेंस। अब ये इस लेंस का क्या मतलब है? हाँ बोले बोले। 85 में फुल पोर्ट्रेट, इसमें हाफ हो। 85 में हाफ पोर्ट्रेट, इसमें फुल पोर्ट्रेट, बस यही फ़र्क है। भाई पीछे से खींच लो ना, फिर एक ही लाइन से पीछे से खींच लो। फुल पोर्ट्रेट आ गया, करीब से खींच लो। नहीं, ऐसा नहीं होता, उसकी सेटिंग्स होती है। तो खैर इसलिए इतनी जो है ना इसमें साइंस है। तो 50 mm जो है वो किस लिए यूज़ होता है जी? कहाँ गए फंसी? 50 mm नहीं है। 50 mm लेंस किस चीज़ के लिए बेस्ट है? याद नहीं आ रहा? देख लेना भाई, नीचे आ रहा होगा 50 mm, नीचे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। 50 mm लेंस, नॉर्मल लेंस दैट मिमिक्स ह्यूमन विजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ह्यूमन विजन की तरह आपका ये वाला लेंस होता है। वर्सटाइल फॉर एनवायरमेंटल पोर्ट्रेट्स, तो जिसके अंदर आपने जो है एनवायरनमेंट भी शो कराना। तो ये सारी लेंसेज की टाइप हम आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे। अच्छा जी, तो अगली क्लास के लिए आपका जो टास्क है वो रैन आप क्लास कंटेंट में भी डाल देगा। हाँ और जो है अगली क्लास के अंदर आप लोगों ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग पढ़कर आनी है और इमेज की गाइड की जो एग्जांपल्स हैं वो सारी करके आनी है। फिर अगली क्लास में हम जो है इसमें और पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।